तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इससे पहले की जो क्लासेस हैं मैंने जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश इन सब के बारे में आपको बताया है, और अलाउद्दीन खिलजी किस तरह से सुल्तान बना, किस तरह से अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारने के बाद वो सुल्तान बना। और मैंने आपको वो थोड़ा सा डिफरेंस भी दिखाया है कि अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी पर आधारित जो फिल्म बनी है उसमें और जो एक्चुअल हिस्ट्री है उसमें कितना अंतर है। तो ये सब आप देखेंगे पिछली क्लासेस में या पिछले वीडियोस में। अब हम लोग आ गए हैं अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स या सुधारों पर। अच्छा देखो, यहाँ पर बात आ रही है रिफॉर्म्स या सुधार। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल नई हैं। अच्छा, भारत में सूबों का चलन किसके समय में शुरू हुआ? सूबा समझते ना, जैसे क्वेश्चन है भारत में सूबों का चलन किसके समय में शुरू हुआ? आप बताएंगे? आप बताएंगे? आप कोई कह रहे हैं अकबर, कोई कह रहे हैं शेरशाह। आप बताएं। आप भी अकबर बता रहे हैं। तो खैर स्पष्ट रूप से जो नाम है सूबा वो तो अकबर के समय में ही उभर के आया। और सोनू मुझे बताएंगी कि जो अकबर ने जिनको सूबा नाम दिया था, शेरशाह ने उसको क्या नाम दिया था? जो प्रशासनिक विभाजन था जिसको अकबर सूबा कहता था या अकबर के समय में सूबा कहलाए, शेरशाह के समय में उसका नाम क्या था? हाँ, माँ से था। आप बताएं। हाँ, वेरी गुड, सरकार। शेरशाह के समय उसको कहा जाता सरकार। अच्छा, शेरशाह के समय में सोनू जो सरकारें थी वो इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी या एमबीटी इस तरह के जो सुल्तान थे उस समय उनका नाम क्या था? छोटी सरकार और बड़ी सरकारें होती थी। आप बताएं बिलाल। आप बताएं शीख। आप बताएं। उनके समय में इनका नाम था इक्ता। तो खैर क्या इक्ता सिस्टम था, इक्ता के साथ शिक क्या था, परगना क्या था, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी में जब मैंने एक शब्द बोला ना, अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स, सुधार, जैसे हम लोग कहते हैं ना फिरोज तुगलक के कृषि को बढ़ावा देने के उपाय, या फिरोज तुगलक के समय में जो नई चीज़ें हुई वो क्या थी, अकबर के समय में जो नई चीज़ें हुई वो क्या थी। देखो, जो सूबा जो है ना, सूबा जो शब्द है वो शब्द के रूप में तो अकबर के समय में आया, लेकिन उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। राजपूत राजाओं के समय में जो छोटी और बड़ी सामंतियाँ थीं, या कुषाणों शकों के समय में जो छोटी और बड़ी क्षत्रपियाँ थीं, शकों कुषाणों के समय में जो छोटी बड़ी क्षत्रपियाँ थीं, राजपूतों के समय में हुई वो सामंतियाँ। और सामंत, एक जो सामंत की भूमि है उस पर जो राजा है, एक सामंती एक खास किस्म का ज़मीन का टुकड़ा है, उसका जो ऑफिसर है उसको हमने सामंत कहा। अब जब ये तुर्क आए तो उन्होंने इन्हीं सामंतियों को नाम दिया इक्ता। अब ये छोटे बड़े इक्ता हो सकते थे। शेरशाह ने इनको नाम दिया सरकार, और अकबर के समय में ये हो गए सूबे। अंग्रेजों ने क्या नाम दिया इनको? प्रोविंस। अंग्रेजों ने इनको प्रोविंस नाम दिया। आज हम इनको कहते हैं राज्य या स्टेट। हिंदी में राज्य, प्रांत, और इंग्लिश में स्टेट। ओके। तो अब ये तो सारे के सारे रिफॉर्म्स हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से आप देख रहे हैं? छत्रप या छत्रपी से। अगर हम सूबों की बात करें कि सूबे शुरू कहाँ से हुए, तो छत्रप या छत्रपी से शुरू हुए, ये है ना। और धीरे धीरे आज जो है प्रेजेंट स्टेज में आ चुके हैं। उसी तरह से हम जब बात करें अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों की, तो हम लेते हैं एक उसके प्रशासनिक सुधार और एक बाजार सुधार। जैसे सेना की तरफ को सबसे पहले जो ध्यान दिया वो बलबन ने दिया। उसने क्या किया था? बलबन ने क्या किया था? जो भी अयोग्य और बूढ़े सैनिक थे उन्हें पेंशन दी, और पेंशन दे करके उन्हें रिटायर कर दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा और आ गया। उसने परमानेंट आर्मी रखना शुरू की, स्थायी सेना। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था, पहला तुर्क या पहला मुस्लिम सुल्तान था जिसके पास परमानेंट आर्मी थी, अपनी स्थायी सेना थी। नहीं तो आपको पता ही है कि लड़ाई के समय में सेना भर्ती की जाती थी, और अब वो सेना ट्रेंड है या नहीं है, बस ये है कि आदमी होने चाहिए, उनके हाथ में तलवारें होनी चाहिए। तो आमतौर पर वो सेना काम ना करती थी या नहीं करती थी। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने परमानेंट आर्मी रखना शुरू किया था। इसके अलावा आर्मी में उसने जो करप्शन या भ्रष्टाचार है उस पर भी रोक लगाने की कोशिश की थी। रेवेन्यू की वसूली होती थी, रेवेन्यू की या लगान की वसूली होती थी। ज़मीन से जो लिया जाए, ज़मीन की उपज से राजा का जो हिस्सा होता था उसे लगान कर कहते थे। अब इसे और किस तरह से बेहतर तरीके से वसूला जाए ताकि कम से कम खर्च पे राजा को ज़्यादा इनकम हो जाए, तो उसके कृषि सुधार थे। एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी के जो कृषि सुधार हैं वो उसके लगान सुधार थे। उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार और बाजार सुधार। ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग आपसे बात करेंगे इस सेशन में, जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है। अब सबसे पहली बात, अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या प्रशासनिक सुधार। उसने क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने? इक्ता मैंने आपको बता दिया, इक्ता है ना। जीशान क्या है इक्ता का नाम? ज़मीन का
शुद्ध हिंदी में एक ऐसा भूखंड जो सुल्तान अपने सेवकों को उनके वेतन भत्तों के बदले में दिया करता था। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हो चुका है। एक बार वो बता दें कि उस समय कैश, जो इकोनॉमी है उसमें कैश का चलन बहुत कम था। अब सुल्तानों के पास ख़जाना भी कम था। अब सुल्तानों ने अपने कर्मचारियों को सैलरी भी देनी है ना, तभी तो लोग सेना को भी सैलरी देनी है। तो पैसा कम होने की वजह से सुल्तानों ने उसका एक तरीका ये निकाला कि दूर दराज उनके पास जितनी भी ज़मीनें थी ज़मीनें देनी शुरू कर दी, सैलरी के एवज में ज़मीनें देनी शुरू कर दी, जिसको हमने नाम दिया इक्ता। अच्छा, मैंने आपको यही बताया कि अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी सैनिक को इक्ता यानी कि ज़मीन दी गई है तो वो जाके खेती भी करेगा, राजा के लिए लड़ाई भी लड़ेगा और खेती भी करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी ज़मींदार की वो ज़मीन होगी जिसमें से कुछ या बहुत सारा हिस्सा किसी सैनिक को या किसी कर्मचारियों को इक्ता के रूप में दिया गया है, तो जितना हिस्सा उसको इक्ता के रूप में दिया गया है उस हिस्से से मिलने वाला जितना भी लगान है वो सारा इक्तादार को मिलेगा या इक्ताग्राही को मिलेगा, जिसको इक्ता मिला है उसको मिलेगा। ओके, तो अब धीरे धीरे अब देखें ना, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, इलाका थोड़ा बड़ा, बलबन आया, इलाका और बड़ा, इल्तुतमिश आया, इलाका और बड़ा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में तो आपको पता ही इलाका बहुत बढ़ गया। उधर सिंधु नदी से लेकर दक्षिण में नर्मदा। अलाउद्दीन खिलजी के एम्पायर में जो डायरेक्ट शामिल थे, प्रत्यक्ष रूप से जो शामिल थे इलाके, उत्तर में आप चलेंगे तो आप हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, कुमाऊं गढ़वाल को छोड़ दीजिए। इसके अलावा उत्तर में नेपाल से लगा हुआ सारा इलाका बंगाल बिहार तक अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में आ गया। राजस्थान का बहुत बड़ा इलाका, सारा का सारा पंजाब हरियाणा, आज का जो भारतीय पंजाब वो भी, पाकिस्तानी पंजाब वो भी, मुल्तान और सिंध के इलाके अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में आ गए। गुजरात अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में आ गया। आप नर्मदा के उत्तर में जितना भी इलाका था वो सीधा सीधा अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे आ गया, वहाँ से डायरेक्ट रूलिंग शुरू हो गई। तो अब उस पर राजकाज चलाना है तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। इक्तों का आकार बहुत बड़ा हो गया, तो अब इक्तों को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा गया, छोटी छोटी यूनिट्स में बांटा गया। इक्तों के नीचे बने शिक और शिकों के नीचे बने परगने। जो आज के डिस्ट्रिक्ट या आज के ज़िले हैं ना जीशान, उन्हें उस दौर में कहा गया शिक, और आज की जो तहसीलें या परगने हैं, आज की जो तहसीलें हैं उन्हें कहा गया परगना। एसडीएम का एक नाम परगना अधिकारी भी होता है ना, जानते हैं आप लोग? वैसे एसडीएम के कई नाम हैं, संयुक्त मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, उप जिलाधिकारी भी कहते हैं, परगना अधिकारी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी भी इनको परगना अधिकारी बोला जाता है। वैसे आम जो चलन में इसका नाम है वो एसडीएम ही है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, तो अब जो इक्ता है, आज के जो स्टेट आप लोग देख रहे हो उन्हें आप इक्ता कह सकते हो, और स्टेट्स में बहुत सारे जो ज़िले हैं उन्हें शिक कह सकते हो, और अलग अलग ज़िलों में जो तहसीलें हैं या परगने हैं ये भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही शुरू हुए थे। तो अब इसके अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें तो उसने इक्तों को शिकों और शिकों को परगनों में बांट दिया। अब यहाँ पर उसने ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए। देखिए, जो इक्तादार था ना, शुरू में उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने इक्ते में यानी कि अपने एरिया में उसकी जिम्मेदारी केवल ये थी कि वहाँ बगावत ना होने दे। लॉ एंड ऑर्डर, एक दो शब्द हैं, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था। इसका मतलब यही है कि भैया शांति बनी रहे, चोर डकैत लुटेरे हत्यारे विद्रोही बगावती जो हैं उन सबको दफ़ा कर दो, उन सबको दफ़ा कर दो और लोगों को अपने काम धंधे करने दो। अच्छा, ये वो दौर था, चाहे वो एंशिएंट एज का रहा हो ये अब का दौर हो। अब तो आप देख रहे हो चुनाव हो रहे हैं, है ना, लोग मांग कर रहे हैं हमें सड़क दो, बिजली दो, पानी दो। कल यहीं पर अपना जो संसदीय क्षेत्र है तो एक दो चार गाँव हैं, उन्होंने सड़क के नाम पर वोटिंग का ही बहिष्कार कर दिया, बायकॉट कर दिया। कोई भी वोट देने नहीं आया, वोट देने नहीं आया कोई। बहुत से प्रशासनिक अधिकारियों ने कोशिश भी की, उन लोगों को मनाने की कोशिश भी की कि ठीक है भाई वोट तो दो, देखा जाएगा, लेकिन वो वोट देने नहीं आए कि भाई हमारी मांगें पूरी करो। हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। वो दौर जो था वो था कि उसमें प्रजा राजा से ये उम्मीद कर दी थी कि हमें बख्श दिया जाए। क्या कर दिया जाए? बख्श दिया जाए। बख्शने का मतलब ये है कि हमें सताया ना जाए, हमारी फसलों को, हमारे कारोबार को लूटा ना जाए, समझ रहे ना, हमें हमसे कम से कम वसूला जाए, यानी कि कम से कम टैक्स वसूले जाए। उस समय प्रजा ये उम्मीद नहीं करती थी कि राजा हमारे लिए नहरें खुदवाएगा, कुएं खुदवाएगा, सड़कें बनवाएगा, तालाब बनवाएगा ना। और जिस राजा ने ऐसा करना शुरू कर दिया वो तो भगवान हो गया। वो क्या हो गया? भगवान हो गया, समझ रहे ना। तो खैर, तो जो इक्तादार था उसकी जिम्मेदारी शुरुआत में अपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, जिससे कि किसान आराम से किसानी कर सके, दस्तकार और जो भी छोटा मोटा कारोबारी है वो अपना कारोबार कर सके। शुरू में यही सिलसिला चलता रहा। सल्तनत में जो राज्य था वो पूरी तरह से आर्मी स्टेट था, सैनिक राज्य था। फिरोज तुगलक के समय में ये वेलफेयर स्टेट के रूप में बनने लगा था। अभी बताऊंगा वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर माने कल्याण, है ना। फिरोज तुगलक ने बताया कि भाई देखो, राजा का मतलब राज करना ही नहीं है, सताना नहीं है,
राजा का मतलब लोगों का भला करना भी है। इससे पहले ये एग्जाम्पल किसने दिया था? अशोक ने, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोगों ने। खैर, अब तो लोकतंत्र है, हम तो भैया वोट तभी देंगे जब हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसमें लोकतंत्र थोड़ी होता था। खैर तो लेकिन धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी के समय तक आते आते अब इक़्तिदारों से ये उम्मीद की जाने लगी कि ना केवल वो अपने एकता को मेंटेन रखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखेंगे, बल्कि अपने एकता का शेप या एरिया या आकार भी बढ़ाएंगे। कोई दिक्कत है कैमरा में? क्या आ रही है? चलिए, तो व्यवधान से पहले मैं कहा था, हाँ, अब अलाउद्दीन खिलजी के समय में इक़्तिदार से ये उम्मीद की जाने लगी कि न केवल वो अपने एकता को मेंटेन रखेगा बल्कि अपनी एकता का आकार भी बढ़ाएगा, आसपास के इलाकों को जीतेगा, अपनी एकता में शामिल करेगा, और वो ये कोशिश भी करेगा कि उसके एकता में खेती किसानी, शिल्पकारी और जो वाणिज्य व्यापार है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स है, उद्योग धंधे, रोज़गार की बेहतरी हो। ये कोशिश करेगा वो, उसको जो इनकम मिल रही है कोशिश करेगा कि इन्वेस्ट किया जाए जिससे कि एकता की इनकम में बढ़ोतरी हो। फिर धीरे धीरे इक़्तिदार से ये भी उम्मीद की जाने लगी कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। फिर सुल्तान से इक़्तिदार को पैसा आने लगा। भाई फिरोज तुगलक ने जो नहरें खुदवाई होंगी तो वो किसी ना किसी इक़्तिदार के एरिया से तो गुजरी होंगी ना। आज भी केंद्र सरकार जो पैसा खर्च करती है तो किसी ना किसी राज्य में तो खर्च करती है। तो उसी तरह से अब पैसा आने लगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत लूट मार की थी आसपास से। न केवल लूट मार की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं ना, बलबन की तरह वो भी लोगों के रक्षक के रूप में सामने आया। चोर डकैत लुटेरे और जो भी मंगोल हमलावर थे उन सबका सफाया कर दिया गया। सुकून मिल गया लोगों को, शांति व्यवस्था मिल गई, लोग फिर अपने काम धंधों में चल पड़े। अब जब काम धंधे होने लगे तो सरकार को टैक्स मिलने लगा, समझ रहे ना, तो पैसा उसके पास खूब आने लगा। लेकिन उसके पास जो पैसा आ रहा था इतना नहीं था जितनी उसकी एम्बिशंस थी, जितनी उसकी महत्वाकांक्षाएं थी, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। तो अभी इसकी बात बाद में करेंगे, फिलहाल वहीं पे आते हैं। तो इक्तों को शिकों यानी कि जिलों में बांटा और शिकों को परगनों में उसने बांटा। अब जो इक़्तिदार जो था वो खुद तो जाता नहीं था लगान वसूलने। अब लगान वसूली का क्या हो गया जिम्मा? अब इक्तों में जो अलग अलग ज़िले या शिक हैं उनकी जिम्मेदारी हो गई लगान वसूलने की। शिकों के नीचे जो परगने हैं उनकी जिम्मेदारी हो गई लगान वसूलने की, ये जो तरह तरह के टैक्सेस हैं वो वसूलने की। अच्छा, शिकों में एक ऑफिसर अपॉइंट हुआ जिसका नाम था शिकदार। ये आर्मी ऑफिसर था शिकों में। शिक माने जिला। इस शिकदार को आप आज का जो एसपी या एसएसपी है ना उससे कंपेयर कर सकते हैं। वर्तमान जो एसपी या एसएसपी है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं उस समय के शिकदार से। अच्छा देखो, आज वेलफेयर स्टेट है, आज लोकतंत्र है और सरकारों का मकसद क्या है कि लोगों का भला करना है। तो आज देखें जो प्रशासनिक अधिकारी डीएम है वो जिले का बॉस है। एसएसपी जो कि पुलिस कप्तान है वो डीएम का अधीनस्थ है। एसएसपी डीएम को आदेश नहीं देगा, डीएम एसएसपी को आदेश देगा, ठीक है ना। लेकिन उस समय पुलिस स्टेट होता था, आर्मी का राज होता था, आर्मी का बोलबाला होता था। तो उस समय जो सैनिक अधिकारी होता था यानी कि उस समय का जो एसएसपी होता था वो जिले का बॉस होता था या जिले का सर्वे सर्वा होता था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है सिंपल सा क्वेश्चन कि इक्तों को शिकों और परगनों में किसने बांटा, और शिक में जो शिकदार था वो एक प्रशासनिक अधिकारी था या सैनिक अधिकारी था? तो एक सैनिक अधिकारी था, शिकों का मुखिया था शिकदार, और अलग अलग जो परगने थे शिकों में जो अलग अलग परगने थे उसमें एक लगान अधिकारी था जिसका नाम था आमिल। इस आमिल को आज के एसडीएम से आप कंपेयर कर सकते हो। इसका काम था, लगान की दरें तो शासन के स्तर से तय होती थी, बस ये अपने आसपास के अपने परगने में ये देखता था कि भाई हमारे यहाँ जो कीमतें हैं वो किस तरह की हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ जो गेहूं का रेट क्या है, तो चावल का रेट क्या है, तो मक्का ज्वार का रेट क्या है, उसी हिसाब से वो लगान को कैश में तय करता था। इतना लिया जाएगा और इतना वसूला जाएगा। पूरे परगने का अपना रिकॉर्ड वो रखता था। अब ये जो आमिल था इसको हेल्प करने के लिए, अगर जैसे मैं इसको ऐसे क्रोनोलॉजिकल तरीके से बनाऊँ तो आप क्या कहेंगे, इक्ता में हो गया आपका बहुत सारे शिक और शिकों में हो गए बहुत सारे परगना। अच्छा, अब ये जो परगना था, इस परगना का जो बॉस था वो था आमिल। अब इस आमिल को जो हेल्प करते थे वो करते थे खुद मुकद्दम चौधरी। अब खुद मुकद्दम चौधरी जो थे इन्हें आप ऐसे कह सकते हो जैसे आजकल सरकारें संविदा पर या कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती कर लेती है ना, इस तरह के अधिकारियों की बात कर सकते हो। तो ये सरकारी अधिकारी नहीं थे लेकिन ये सरकार से सीधे जुड़े हुए थे। ये खुद मुकद्दम चौधरी जो थे ये आनुवंशिक अधिकारी थे। आनुवंशिक का मतलब ये है कि अगर मैं खुद हूँ तो उसके बाद मेरा बेटा, बेटे के बाद फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम जो है खुद ही रहेंगे। जैसे शिवाजी महाराज ने एक टैक्स लगाया था सरदेश मुखी, ध्यान है? तो सरदेश मुखी
पैदावार का कितने % लिया जाता था, आप बताओ राबिया? हाँ 10% या 1/10 हिस्सा लिया जाता था। उन्होंने कहा भाई क्यों? उन्होंने कहा, शिवाजी ने कहा कि हमारे जो पूर्वज हैं वो ख़ानदानी रूप से लगान वसूली एजेंट थे, ख़ानदानी रूप से लगान वसूली एजेंट थे, जिनको लगान में से 10% हिस्सा मिलता था। तो उन्होंने 10% जो है कि 1/10 सरदेश मुखेवी ली। तो उसी तरह से होते थे खुद छोटे स्तर के वसूली एजेंट, उससे बड़े वसूली एजेंट मुकद्दम, और उन सबसे बड़े वसूली एजेंट जो होते थे चौधरी होते थे, है ना। 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 गाँव के ऊपर एक चौधरी होता था। चौधरियों के नीचे मुकद्दम, मुकद्दमों के नीचे खुद, ये पूरी की पूरी चैन होती थी। चौधरी साहब के पास 20 गाँव हैं, उन्होंने किससे संपर्क करना? मुकद्दमों से। हाँ वही लाओ, कितना टैक्स ले आए तुम। और मुकद्दमों ने किससे कलेक्ट करना? खुदों से। लाओ भी लाओ, कितना ले। तो अब चाहे वो खुद हो, मुकद्दम हो या चौधरी हो, सब ये लगान की वसूली करते थे। और ये इनको जो लगान मिलता था उसमें से एक हिस्सा अपने पास रख लेते थे। अच्छा, पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया भी है अलाउद्दीन खिलजी पढ़ते हुए कि खुद मुकद्दम और चौधरी जो होते थे ये आमतौर पर करप्ट होते थे, भ्रष्टाचारी होते थे। अब इनकी आमिल को ये लोग तो सहायता करते ही करते थे, लेकिन इनका आमिल से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता था। आमिल का डायरेक्ट रिलेशन होता था पटवारी और कानूनगो से। पटवारी, कानूनगो, देखो ये पद जो हैं आज भी बने हुए हैं, ये पद आज भी बने हुए हैं अस्तित्व में। और पटवारी जो है वो रीढ़ है प्रशासनिक व्यवस्था की या राजस्व व्यवस्था की, रीढ़ है पटवारी। पटवारियों का सुपरवाइज़र होता है कानूनगो, यानी कि 4-5 पटवारियों के ऊपर एक कानूनगो होता है। पूरा का पूरा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है। तो आमिल को उसके काम में सहायता करते थे पटवारी और कानूनगो। पटवारी के पास गांव के रजिस्टर होते थे, उसी में कौन सी ज़मीन है, किसकी ज़मीन है, इस ज़मीन में क्या पैदा हो रहा है, कितना पैदा हो रहा है, इस सब का वो हिसाब किताब रखता था। ये लोग भी कहते हैं कि करप्शन में लिप्त थे। तो अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया अभी बताऊंगा, खैर जब उसके लगान सुधार की बात करूंगा तो बताऊंगा। फिलहाल आप इतना ही सोच लें या सुन लें। अब इसने अपने रिफॉर्म्स में एक नई चीज़ और की कि जो जासूसी विभाग है उसको फिर से रीबिल्ड किया या रीऑर्गेनाइज किया। जासूसी विभाग आसिया सबसे पहले किसने बनाया? बलबन ने, है ना। अच्छा, जासूस मौर्यों के समय में भी होते थे, जासूस जो थे मौर्यों के समय में भी होते थे। मौर्यों के समय में जासूस को क्या कहते थे? जासूसी विभाग का नाम क्या था उस मौर्यों के समय में? हाँ, जासूसी विभाग का नाम क्या था? पुलिस विभाग का नाम क्या था? किसी को कुछ नहीं पता? आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो बलबन ने गुप्तचर या जासूसी विभाग बनाया। बलबन के बाद फिर इस विभाग का कोई अता पता रहा नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको फिर से रिबिल्ड किया या रीऑर्गेनाइज किया। अब ध्यान रखें आप लोग कि जो जासूसी विभाग था उसका नाम था दीवाने वरीद, और इस विभाग का जो हेड था या इस विभाग का जो मुखिया था उसे कहते थे वरीदे मुमालिक। जो जासूसी विभाग था उस जासूसी विभाग का नाम था दीवाने वरीद, और इस दीवाने वरीद या जासूसी विभाग का जो मुखिया था उसे कहते थे वरीदे मुमालिक, ठीक है। अब वरीद ए मुमालिक कह लो या दीवाने वरीद कह लो, ध्यान रखना अगर IAS का एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर वनडे एग्ज़ाम दोगे या स्टेट पीसी या छत्तीसगढ़ उत्तराखंड जैसा एग्ज़ाम दोगे आप, तो उसमें सिंपल वही पूछता है कि वरीद कौन थे? जासूस थे। तो वरीदों की नियुक्ति किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। हाँ, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देने जाओगे तो खैर यूपी पीसीएस में जो एग्ज़ाम है यूपी का वो इतना एडवांस तो नहीं होता जितना यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन जैसे हरियाणा, MP, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ जो हिंदी भाषी स्टेट हैं इनके जो पेपर हों उससे थोड़ा सा एडवांस होता है। तो वहाँ से आपसे पूछ सकता है दीवाने वरीद और वरीदे मुमालिक का अंतर। तो दीवाने वरीद जो था विभाग का नाम था जासूसी विभाग का, और इस विभाग का जो चीफ था उसको हम कहते थे वरीदे मुमालिक। अच्छा, अब अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में भी सुधार किए। जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया, इसने बड़ी और विशाल स्थायी सेना रखी। बड़ी यानी कि संख्या में बड़ी, है ना, बहुत ज़्यादा। इसके पास जियाउद्दीन बर्नी जो कि उस समय का इतिहासकार है, तारीख़ फिरोजशाही का लेखक है जियाउद्दीन बर्नी, तो कहता अलाउद्दीन खिलजी के पास उस समय 3,70,000 की जो है कि परमानेंट आर्मी थी, स्थायी सेना। 3,70,000 की स्थायी सेना थी, और युद्ध के समय जो भर्ती किए जाते होंगे वो तो अलग हुआ, यानी कि बहुत बड़ी सेना थी उसके पास। तो 3,70,000 की स्थायी सेना थी इसके पास, बड़ी और विशाल सेना रखी इसने, स्थायी सेना रखी। अपने सैनिकों को इसने कैश सैलरी देनी शुरू की, नकद वेतन। अपने सैनिकों को कैश सैलरी देनी शुरू की। उससे पहले क्या इक्ता बांटे जाते थे, लेकिन इसने कैश सैलरी देनी शुरू की। और सेना में जिस तरह का भी भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की कोशिश की। अब यहाँ पर एक शब्द आता है खुम्स, है ना। तो खैर आप में से जो लोग पुराने होंगे वो जानते ही होंगे खुम्स क्या होता है, लेकिन जो नए लोग होंगे उन्हें अंदाज़ा नहीं होगा खुम्स।
खुम्स होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। खुम्स एक तरह का टैक्स होता था, एक तरह का टैक्स होता था, और ये सैनिकों के लिए एक इंसेंटिव का काम करता था, मोटिवेशन का सैनिकों के लिए। जैसे एक ज़माना होता था ना, अब तो यार मम्मी पापा तुम लोगों के अकाउंट खुलवा देते, तुम लोगों के पास पैसा पैसे रहता। हम लोगों का वो दौर था, हाई स्कूल में पास हो गए तो, है ना, फर्स्ट क्लास तो, अरे साहब फर्स्ट क्लास तो आपने वो देखा होगा ना, क्रिकेट देखते हो ना बेटा, क्रिकेट देखते हो, जब बल्लेबाज सेंचुरी लगाकर मैदान से बाहर आता है, और वो भी नॉट आउट, वो भी नॉट आउट, है ना, नॉट आउट समझते हो ना सोनू भाई, समझते हो नॉट आउट, यानी कि अंत तक आउट नहीं होता। सेंचुरी समझती हो, 100 रन क्रिकेट में अगर बल्लेबाज 100 रन बना ले तो उसे कहते हैं शतक या सेंचुरी। वो इंडिया में रहते हो तुम्हें सेंचुरी नहीं पता, वो भारत में रहते हुए ना क्रिकेट में शतक क्या होता है ये नहीं पता। भाई क्रिकेट देखा करो, खूब देखा करो, राष्ट्रीय धर्म हमारा है ना। तो कहाँ थे, तो आपने देखा हो ना, बल्लेबाज जब सेंचुरी लगा करके नॉट आउट लौटता है, उसका चाल देखो फिर साहब, है ना, ये है ना चाल, देखिए कहते हैं ना सीना तान के चलना, हेलमेट और ऐसे करके चलता है ना, देखिए चलता है ना, समझ रहे ना। अब मैं भूल गया भाई किसकी मिसाल दे रहा था, किसकी मिसाल दे रहा था मैं, पता नहीं किसकी मिसाल, हाँ यस, मतलब किसकी मिसाल दे रहा था मैं भूल गया, खुम्स की मिसाल देना चाह रहा था मैं पता नहीं किसकी मिसाल दे रहा था यार, एक मिनट। अब मेरी एक बड़ी ख़राब आदत है, मैं खुद ही बोल जाता हूँ, खैर मैं खुद ही बोल जाता हूँ कि मैं क्या कह रहा था, लेकिन अभी याद आ जाएगा। आपने देखा हो ना कैसे शान से चलता है बल्लेबाज, जब शतक लगा देता है तो किस तरह से शान से निकल के आता है। खैर अब सेना, अलाउद्दीन खिलजी के पास परमानेंट आर्मी तो थी, लेकिन अब कहीं मान लीजिए अटैक करना है। एक बार मैं वीडियो देख रहा था, कोई इतिहासकार है तो कह रहे थे कि अगर देखो आपके पास कितनी सेना होनी चाहिए, अगर आपने किसी दूसरे किले पर हमला करना है तो किले में जितनी आर्मी है उसकी 10 गुना आर्मी आपके पास होनी चाहिए। आपके घर में कोई हमला करने आए, अब बाहर से जब कोई अचानक दीवारें कूद के आपके घर में आ रहा है ना, तो उसे नहीं पता कि आपके घर में छुपने की जगह कौन सी है, कहाँ पर आपने लाठी रख रखी है, कहाँ पर हंसियाँ दरांत रखा ना फसल काटने वाला। भाई अगर कोई एकदम हमला करने आ गया आपके घर में, तो फिर तो अपनी जान बचाने के लिए आप जो भी आपके हाथ में आएगा वही चलाओगे, है ना, छुप के थोड़ी बैठोगे, नहीं बैठोगे ना। तो अब जो बाहर से हमलावर आ रहा है तो वो डरा हुआ है, घर में अगर एक व्यक्ति भी है तो वो डरा हुआ है, क्योंकि एक व्यक्ति उसी को पता है कि जो सीढ़ियाँ किधर को है, छुपने की जगह कहाँ पर है, घात लगा कर हमला करने की जगह कहाँ पर। दरवाज़ा खुला, आप दरवाजे की आड़ में खड़े हो, जैसे आए वो दरवाज़ा कूद कर आपने लाठियाँ बरसानी शुरू कर दी, है ना, तो नहीं पता ना। लेकिन हाँ, वहाँ अगर हमलावरों की संख्या ज़्यादा होगी तो फिर उनके सामने आप पस्त हो जाएंगे, अगर संख्या ज़्यादा होगी तो फिर आप उनके सामने पस्त हो जाएंगे। अगर घर में आपके 5 लोग हैं और 10 लोग हमला करने आ गए तो 10 को आप खदेड़ देंगे अपने घर में। तो उस समय क्या होता था कि किसी दूसरे के इलाके में आप हमला करने जा रहे हैं या दूसरे किले को जीतने जा रहे हैं, तो किले में जितनी सेना है या उस राजा के पास जितनी सेना हो, तो उसके पास आपके पास उसकी कम से कम 10 गुना सेना होनी चाहिए, तब तो बात है, नहीं तो नहीं, बात नहीं बनेगी। 10 गुना सेना, है ना। और उस दौर के सोल्जर भी सुनते 6.5-7 फीट के हुआ करते थे, चाहे वो राजपूत हों या चाहे वो अफगान हों या तुर्क हों। अब तो हम लोग जैसे तरक्की कर रहे हैं, तो एक कहावत है ना कि एक दिन ऐसा आएगा आदमी धनिया के पेड़ पर चढ़ करके धनिया तोड़ेगा। जैसे हम लोग धीरे धीरे और छोटे होते जा रहे हैं ना। अब एवरेज हाइट 4.5-5 फीट की होती जा रही है ना, समझ रहे ना। हाँ, तो खैर कहाँ थे अब तो, हाँ, तो सेना जो थी युद्ध के समय में अलग से भर्ती की जाती थी। एक तो युद्ध के समय में अलग से भर्ती की जाती थी, परमानेंट आर्मी तो थी। अच्छा, इनको जो सैलरी दी जाती थी वो तो थी। इसके अलावा इनके लिए इंसेंटिव ये था कि अगर तुम जीत गए तो जो भी लूट तुम करोगे, भाई आपने हमला कर दिया, भाई हमने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, थोड़ा ऐसी बातें नहीं करते, है ना, हमने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, इस तरह का एग्जाम्पल नहीं देते। उस समय की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए राणा रतन सिंह हैं, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी पर हमला कर दिया। राणा रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी पर हमला कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी के इलाकों को जीत लिया। अब तो जो राजपूतों की फ़ौज है उन इलाकों में लूट मार करेगी, तो वो तो दस्तूर था, आपने इलाके जीत लिए, अब आपने लूट मार करनी है। अब लूट मार में आप देखो तो अगर छोटी सी टोकरी मिल रही है वो भी ले चलो, जरूरी नहीं सोना चांदी। हाँ, ये है कि सोना चांदी बहुत मिल गया, अब आपके घोड़े और हाथी जो हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं है, सोना चांदी इतना हो गया तो अब छोड़ दो, पलंग छोड़ दो, चारपाई छोड़ दो, दरी छोड़ दो, बुरका छोड़ दो, पगड़ी छोड़ दो। मतलब जैसे सामान की कीमत है, सोना चांदी पहले
सोना चांदी डालो, उसके बाद अब मान लो अगर सोना चांदी नहीं मिला क्या करूँ, तो यार टूटा पलंग है, चलो भाई ये भी लाद के लेके चलो, जो कुछ मिल जाए, प्लेट, छोटी छोटी प्लेट, सुइयाँ, कंघे, पंख, जो भी मिल जाए, है ना, जो मिल जाए सब लूट के ले जाते थे। कहते ना, जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है कि जब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी से माल लूट करके चला, तो जिन ऊँटों, घोड़ों, हाथियों पर उसने लूट का माल लाद रखा था, वो दर्द के मारे करा रहे थे। यानी कि इतना वजन लाद रखा था, इतना माल वो लूट के लाया था कि वो दर्द के मारे करा रहे थे। कितना माल लूट के लाया हुआ है ना। खैर, कहाँ थे भाई? तो हाँ, खुम्स की बात कर रहे थे। तो अब सैनिकों को इंसेंटिव दिया जाता था कि लूट के माल में तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा, एक हिस्सा राजा का होगा और एक हिस्सा जो होगा वो तुम्हारा होगा। तो सैनिकों को लूट के माल में जो हिस्सा मिलता था उसे हम कहते थे खुम्स। हैं ना, ना, लूट के माल में जो राजा का हिस्सा होता था उसे कहते थे खुम्स। ध्यान रखना, एक हिस्सा राजा का, एक हिस्सा सैनिकों का। लूट के माल में जो राजा का या सुल्तान का हिस्सा होता था, विजेता राजा का हिस्सा होता था, उसे कहते थे खुम्स। ओके, तो परंपरागत रूप से ये जो खुम्स था, सुल्तान कितना लेता था और आम प्रजा कितनी लेती थी? तो आम प्रजा नहीं, सैनिक कितना लेते थे? खुम्स के माल में राजा का हिस्सा कितना होता था और जो सैनिक होते थे उनका हिस्सा कितना होता था? याद आ रहा है? याद आ रहा है? हाँ, 1/5 या 1/4? 3/4, 2/3, कितना है? लूट के माल में राजा जो लेता था वो लेता था 1/4, 1/4, ठीक है ना, 1/4 या 1/4, और बाकी 3/4 या 3/4 या 75% वो सेना का होता था, वो सेना में बंटता था। अच्छा, सेना में भी अलग अलग रैंक के हिसाब से बंटता था, जो बड़े सोल्जर हैं उनका ज़्यादा, और एक जो आम सिपाही है, आम सिपाही जो होता था वो होता था पैदल। एक कहावत है ना यार, तुम क्या यार, बिल्कुल हम तो पैदल हो गए, एक कहावत है ना, हमें क्या पैदल है, सुन ना, कहावत है ना, सुनते ना, तो हाँ भाई बिलाल क्या कर रहे हो? अब बिलाल तुम तो पैदल हो। पैदल का मतलब होता है नगण्य, नेग्लिजिबल, एक शब्द हो रहा है उसके लिए क्या? नकारा। तो खैर, लेकिन ये पैदल सैनिक ही होते थे जो युद्ध में घुड़सवारों के पीछे रहते थे। ये रहते थे घुड़सवारों के पीछे, पैदल सैनिक। अगर घुड़सवार सेना थोड़ी हमलावर हो गई तो पैदल सैनिक उनके पीछे से लेके तलवारें, चल मेरे भैया, है। तो खैर, सबसे कम हिस्सा मिलता था पैदलों को, लेकिन इनसे भी कम हिस्सा मिलता था जो सेना में, जैसे मान लीजिए कपड़ा सिलने वाला हुआ, खाना बनाने वाला हुआ, और एक होता था हाथियों घोड़ों को नहलाने वाला, पानी भरने वाला, सभी होते थे सेना में। सेना जो होती थी पूरी की पूरी बाजार के रूप में चलती थी। प्रेस करने वाला, फौज मैदान में जो लड़ने जा रहा है लेकिन प्रेस किए हुए कपड़े पहन के जाएगा, है ना, प्रेस किए हुए कपड़े पहन के जाएगा। ओके, खैर जो भी है, तो जो जिनकी रैंक थी उसी रैंक के अनुसार उनमें सैलरी बढ़ा करती थी। तो इससे पहले मुझसे गलती हो गई, जो लूट के माल में जो राजा का हिस्सा होता था वो होता था 4/, सेना का जो हिस्सा होता था वो 4/5, और सुल्तान का हिस्सा होता था 1/5। आप सही कह रही थी सोनू, ठीक है ना। अब याद आ गया, गलती हो गई, आई एम सॉरी। तो अब वो गलती सुधारी तो नहीं जा सकती, लेकिन पीछे अगर आप अभी तक लगे हुए हैं तो सुन लीजिए। सुल्तान का हिस्सा होता था 1/5, और बाकी जो सैनिकों का हिस्सा होता था वो होता था 4/5। ओके, खैर, अब अलाउद्दीन खिलजी जब आया तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस उसूल को, इस दस्तूर को पलट दिया। उसने खुद लिया 4/5 और सैनिकों को दिया 1/5। बस सवाल आएगा किसने खुम्स में अपना हिस्सा बढ़ा दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़ा दिया। इसने लिया खुद 4/5 और सैनिकों को दिया 1/5। ओके, ये क्या था? सब इनकम में बढ़ोतरी करने के तरीके थे इसके। अब इस मैंने लिख भी लिया आपने, अच्छा यहाँ सही लिखा, मैंने यहाँ सही लिखा है, हाँ। तो इसने क्या किया, खुम्स जो इसने 4/5 खुद ली, ठीक है ना, 1/5 सैनिकों को दी और 4/5 खुद ली। और इसके अलावा इसने जगह जगह मजबूत किले बनाए, और किलों में तुर्कों के अलावा जो गैर तुर्क थे उनको भी रखा। यानी अभी तक क्या था कि ज़्यादातर फौज में तुर्क ही भर्ती किए जाते थे, लेकिन साहब अब इलाका बहुत बढ़ गया, एम्पायर बहुत बड़ा हो गया ना, एम्पायर। अभी देखो ना, जैसे तो अब देखें आगे होता यह है कि आपको पता अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना था जलालुद्दीन खिलजी के मरने के बाद। तो अलाउद्दीन खिलजी के सामने अब बहुत सारे चैलेंजेस थे। उसमें से एक चैलेंज तो ये था कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है, अलाउद्दीन खिलजी के 4 अध्यादेश पढ़ाए ना, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी के 4 अध्यादेश बताते हुए मैंने आपको बताया भी है कि उसके खिलाफ बगावतें होने लगी थी, लोग उद्दंडी हो गए थे। उद्दंड माने जो दंड से न घबराए, सुल्तान का लोगों के दिलों में खौफ ही नहीं है कोई, ये उसके सामने एक चैलेंज था। इसके अलावा एक तो उसने जो खुले हाथों से, उसे हिंदी में एक शब्द आता है उदार, इंग्लिश में उसको कहते हैं लिबरल। एक तो उसने खुले हाथों से जो पैसे का बंटवारा किया ना,
आम जनता और अपने जो इक़्तिदार थे उनके बीच, या जो सरकारी कर्मचारी थे उनके बीच, उससे महंगाई बहुत बढ़ गई। इसके अलावा करप्शन बहुत ज़्यादा था, उससे ही महंगाई बढ़ गई। करप्शन महंगाई को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? जो भ्रष्ट लोग होते हैं उनके हाथ में इनकम ज़्यादा आ जाती है, और जो जिसे भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिलता। आप ईमानदार कहोगे या ये कहोगे उसे चोरी का मौका नहीं मिला? ये कहावत भी है ना कि ईमानदार, आज की दुनिया में ईमानदार वो है जिसे चोरी का मौका नहीं मिलता। खैर ये हर किसी के मामले में सही नहीं है। कुछ लोग वाकई में ईमानदार होते हैं, उनके हाथ में करोड़ रख दो वो उनको ठुकरा देंगे, लेकिन अपनी नैतिकता, नैतिकता माने अपना जमीर, लेकिन शब्द आता है ना जमीर, तो अपनी नैतिकता को से वो समझौता नहीं करते हैं। लेकिन रेयर रह गए इस तरह के लोग। खैर ये बात कहाँ से आई? हाँ, तो जब कुछ एक लोग ऐसे होते हैं कि जब, अच्छा एक होता है ना, एक कहावत है ना, नंबर 2 की जो कमाई आती है तो उसको खर्च करते हुए आपको दिल नहीं दुखता। कहते हैं ना भाई, एक मज़दूर है, वो दिन भर मजदूरी करने के बाद उसको 300 या 400 रुपये या दिहाड़ी मिलती है ना, तो वो एक एक रुपये को देख के खर्च करता है। और कहीं से आकाशवृत्ति, समझते हो ना आकाशवृत्ति, है ना, करप्शन से जो पैसा आया था ना, लाखों की गड्डियाँ आती हैं, उनको खर्च करते हुए मन दुखता नहीं है ना। बड़ी बड़ी ब्रांडेड कारें आ रही हैं, और मेहनत की कमाई से तो एक बाइक आती है। क्या आती है? बाइक। वो भी किस पे? किस्तों पे आती है भाई साहब। लेकिन ये जो करप्शन है ये महंगाई को बढ़ा देता है। कुछ एक लोग जो होते हैं ना, मार्केट में ख़रीदार होते हैं, वो कंपनियों के मन में दाव में खरीदने को तैयार होते हैं, तो कंपनियां रेट क्यों घटाएं उसका, है ना। खैर महंगाई बहुत बढ़ गई, उसके समय में बगावतें हो गई। अच्छा, महंगाई से जनता परेशान हो रही है, बगावतों से, चोर डकैत लुटेरों से जनता परेशान हो रही है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ना, उसके पास 3,70,000 की सेना थी, परमानेंट आर्मी, जिसका खर्च खुम्स की दर बढ़ाने पर भी नहीं चल रहा। खुम्स की दर उसने बढ़ाकर क्या कर दी? 1/5 की जगह 4/5, 4/5 उसने खुद लेना शुरू कर दिया, फिर भी पैसे की पूर्ति नहीं हो रही है। अच्छा, सुल्तान का क्या है ना, सुल्तान को दास रखने का बहुत शौक था। हालांकि दास रखने का शौक सबसे ज़्यादा किसको था? फिरोज तुगलक को। फिरोज तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा दास थे, और उसने दासों के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट भी बनाया था, जिसका नाम था दीवाने बंदगान, है ना। आप अगर दिल्ली में कुतुब मीनार घूमने जाएं, तो लोग जो दिल्ली में रहते हैं, आसपास रहते हैं, उन्हें तो कुतुब मीनार देखा ही होगा, है ना। लेकिन आप लोग अगर दिल्ली में कुतुब मीनार घूमने जाएं, तो कुतुब मीनार के जस्ट साइड में, यानी कि बराबर में, एक और खंडहरनुमा मीनार पड़ी है, छोटी सी खंडहरनुमा मीनार, जो कि अध बनी है, ऐसी पत्थर उसमें पड़े हैं। तो कुतुब मीनार के बगल में जिस मीनार के आपको निशान दिखाई देते हैं, खंडहर दिखाई देते हैं, एक्चुअली वो मीनार बनवानी शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जो था, कुतुब मीनार से भी दोगुनी आकार में दोगुनी मीनार बनवाना चाह रहा था। उसने ये काम शुरू भी कर दिया था। कुतुब मीनार के जस्ट बगल में एक नई मीनार उसने बनानी शुरू कर दी थी, जो कि कुतुब मीनार से आकार में दोगुनी होती। उसने ये काम शुरू भी कर दिया था, लेकिन इसी बीच उसकी मौत हो गई, और मौत होने के बाद वो काम रुक गया। और काम रुकने के बाद उस मीनार की तरफ को किसी ने भी ध्यान दिया नहीं, पूरा कराने की तरफ को उसमें किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, चाहे बात के कितने ही बादशाह आए तो। लेकिन उसके जो निशान है वो आज भी ऐसी हैं, उसके जो खंडर हैं वो आज भी ऐसी पड़े हुए हैं। तो उसको नए नए मकान बनाने का, नए नए भवन बनाने का बड़ा शौक था, इमारतें, नई नई इमारतें बनाने का बड़ा शौक था। आपको पता है उसने एक नई दिल्ली बसाई जिसका नाम था सीरी नाम से दूर भी बना। बहुत सारे किले उसने बनाए, बहुत सारे महल उसने बनाए, बहुत सारे तालाब उसने खुदवाए, और तालाबों की मरम्मत भी करवाई अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अब इस काम के लिए उसके पास लगभग 50,000 गुलाम थे, 50,000 दास थे, जिसमें ज़्यादातर जो थे पत्थर तराशने वाले थे। उर्दू में पता नहीं उर्दू, अरबी या फारसी कौन सी भाषा का ये शब्द है, हिंदी का तो नहीं है, उसे हम कहते हैं संग तराश। संग माने पत्थर और तराश माने उसको समझ गए ना, तराशने वाला। तो संग तराश, तो साहब संग तराशी भी एक अच्छा खासा पेशा होता था। आम तौर से जो अन्य दिहाड़ी मजदूर होते थे उनसे ज़्यादा पैसा इनको मिलता था। एक बार एक सर्वे आया था कि जो दिहाड़ी मिलती है वो सबसे ज़्यादा किस काम में मिलती है? राजमिस्त्री के काम में। दिहाड़ी, राजमिस्त्री का जो काम होता है उसमें दिहाड़ी ज़्यादा मिलती है, टेक्निकल जैसा काम माना जाता है। खैर, तो उसके बाद पत्थर तराशने वाले 50,000 गुलाम थे या संग तराश थे। तो इन 50,000 गुलामों का खर्च भी करना है ना, 3,70,000 की सेना है, उसका भी भरण पोषण करना है, ऊपर से महंगाई बढ़ती जा रही है। तो महंगाई से न केवल राजा परेशान है, सुल्तान परेशान है, बल्कि आम जनता भी परेशान है। अच्छा, अब अलाउद्दीन खिलजी के जो रिफॉर्म्स हैं ना, सुधार हैं, उसमें हम कृषि सुधार, बाजार सुधार और प्रशासनिक सुधार, ये सब आपस में घुले मिले हुए हैं। कृषि सुधारों में ही आते हैं लगान सुधार, कृषि सुधारों में ही लगान सुधार आते हैं, और बाजार सुधारों में ही आते हैं उसकी टैक्सेशन के जो रिफॉर्म्स हैं वो। तो इन सब चीज़ों को मैंने अलग अलग करने की कोशिश की है। जैसे मैंने लिखा है कृषि और बाजार सुधार या महंगाई पर कंट्रोल।
उसके जो कृषि और बाजार सुधार हुए, उनका जो इनडायरेक्ट जो मकसद था वो महंगाई को कंट्रोल करना भी था, महंगाई की रोकथाम करना भी था। कैसे? जैसे कृषि और बाजार सुधार का अर्थ क्या है? खेती में पैदावार को बढ़ाने के लिए नहीं। देखो, खेती में पैदावार बढ़ाने पर सबसे पहले जो ध्यान दिया इन सुल्तानों में, पैदावार बढ़ाने पर फिरोज तुगलक ने ध्यान दिया। आप कुछ कहना चाह रही है? हाँ, ये मैं सही कह रहा हूँ। सबसे पहले खेती में पैदावार बढ़े, इस चीज़ पर ध्यान दिया था फिरोज तुगलक ने। उससे पहले जितने भी सुल्तान आए ना, उन्होंने सबने ये ध्यान दिया कि हम वसूली किस तरह से और बेहतर तरीके से कर सकें, कम से कम खर्च पर लगान किस तरह से ज़्यादा वसूल सकें। उसमें से एक बलबन आता है जो कहता है कि भाई लगान कम से कम वसूलो। कहता है ना, बुगरा खां से क्या कहा बलबन ने कि लगान इतना कम मत वसूलो कि लोगों के पास इतना पैसा हो जाए बगावती हो जाए, इतना ज़्यादा ही मत वसूलो कि लोग अपने आप को ही बेचने पर मजबूर हो जाए, है ना। उसी तरह से गयासुद्दीन तुगलक आता है। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या कहा कि लगान को हमें धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, अकस्मात वृद्धि का बोझ लोगों को तबाह कर देगा। यानी अगर अचानक टैक्स आप बढ़ा देते हो तो इससे किसान यानी कि आम जनता जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो लोगों की सोच अलग अलग रही है, लेकिन कि भाई किसी ने कहा लगान कम वसूलो, किसी ने कहा ज़्यादा वसूलो, है ना, किसी ने कहा इस तरह से वसूलो, किसी ने कहा उस तरह से वसूलो। लेकिन पैदावार किस तरह से बढ़े? भाई पैदावार बढ़ेगी तो किसान की इनकम बढ़ेगी, राजा की इनकम भी बढ़ेगी, दोनों खुशहाल होंगे। इस पर ध्यान सबसे पहले फिरोज तुगलक ने दिया था। तो इसके बाद हम जब फिरोज तुगलक की बात करेंगे तो और ज़्यादा करेंगे। तो अपने जो प्रोसीजर्स थे या पूर्ववर्ती सुल्तान थे, इससे पहले के जो सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी से पहले के, वो भी लगान और ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से मिले इस चिंता में रहते थे। लेकिन इस दिशा में सबसे पहले जो सार्थक कदम उठाया, मीनिंगफुल, सार्थक माने मीनिंगफुल कदम उठाया, ये इस डायरेक्शन में जो सक्सेसफुल रहा, लगान किस तरह से बेहतर तरीके से वसूला जाए, इस डायरेक्शन में जो सबसे पहले सक्सेसफुल रहा वो रहा अलाउद्दीन खिलजी। कोशिश उसने भी यही की कि लगान ज़्यादा से ज़्यादा हम वसूल लें। अच्छा, इसने क्या किया था, पैदावार बढ़ाने पर तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो मीडिएटर्स, उसमें एक हिंदी किताब आप पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा आएगा मध्यस्थों का दमन किया। मध्यस्थ माने मीडिएटर, है ना, मध्यस्थ माने मीडिएटर। राबिया, सोनू का मोबाइल लेना तो मुझे दे दो। बिलाल लेना मोबाइल, बिलाल देना, राबिया से मोबाइल लेना, लाओ। सोनू भाई, आपका मोबाइल मेरे पास आया ना, सोनू से राबिया के पास आया, राबिया से बिलाल के पास आया, बिलाल से आया मेरे पास। तो सोनू से मोबाइल लिया मैंने, तो बीच में मीडिएटर कितने हो गए? 2, राबिया और बिलाल। अगर तुम और थोड़ा दूर होते तो एक और मीडिएटर हो जाता। उसी तरह से सुल्तान, लो भैया, जैसे जिस सीढ़ी से आया था उसी सीढ़ी से भेज दो, है ना। ये हो गए मीडिएटर्स या मध्यस्थ। तो बीच में जितने मीडिएटर्स या मध्यस्थ होते हैं दिक्कत उतनी ज़्यादा ही हो जाती है। तो मीडिएटर्स बीच में कम से कम होने चाहिए। खैर, तो अब सुल्तान के और किसान के बीच में मीडिएटर्स बहुत थे। मीडिएटर्स कौन थे? पटवारी थे, इक्तादार थे, खुद थे, मुकद्दम थे, चौधरी थे, कानूनगो थे, शिकदार वगैरह, बहुत सारे मीडिएटर्स थे, है ना। अब सुल्तान के खजाने में लगान जाना है, तो अब सुल्तान का जो हिस्सा है वो तो है ही है, लेकिन बीच में हर मीडिएटर उसमें अपना हिस्सा भी निकालता था। पता चला सुल्तान ने जो दर तय की है 50%, लेकिन किसान से वसूली जा रही है 80% तक। क्यों? क्योंकि बीच में जो मीडिएटर्स हैं उन्होंने भी तो अपना हिस्सा लेना है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार ये बताओ, ये बोतल यार 10 रुपये की, बताओ इसमें लागत कितनी होगी? 2 रुपये की लागत होगी। भाई ठीक है, इसमें लागत 2 रुपये की होगी, लेकिन बॉम्बे में पैक हुई है, इसके लिए प्लास्टिक आया चंद्रपुर से प्लास्टिक आया, बॉम्बे में इसका प्लांट था, वहाँ पर ये बनी, उसके बाद बॉम्बे से शिप से चली यहाँ पर आई, होलसेलर के पास, होलसेलर के बाद रिटेलर के पास आई, रिटेलर के बाद फेरी वाले के पास आई, फिर तुम्हारे पास आई, तो सबने अपना हिस्सा उसमें ले लिया। तो 2 रुपये की बोतल 10 रुपये की हो गई। तो उसी तरह से जितने ज़्यादा बिचौलिए होते थे उतना ज़्यादा किसान को कष्ट होता था, उस पर लगान की मार बढ़ जाती थी। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि जो मध्यस्थ वसूली एजेंट थे, खुद मुकद्दम, चौधरी, पटवारी, कानूनगो, इनको ख़त्म नहीं किया, इन पर कंट्रोल किया। ठीक है ना। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसका अर्थ क्या था? कृषि और बाजार सुधारों का अर्थ क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ? कृषि सुधारों का अर्थ हुआ कि ज़मीन से लगान किस तरह से और बेहतर तरीके से वसूला जाए, और जिससे कि सुल्तान की इनकम भी बढ़े और आम जो किसान है प्रजा है उसके कष्ट घटें। ठीक है। फिर आता है ना उद्देश्य, तो यही इसका उद्देश्य था। अच्छा, अब उसके जो कृषि और बाजार सुधार हैं या महंगाई कंट्रोल के लिए उसने जो कुछ भी उपाय किए, पहले उनको समझ लेते हैं, फिर इसकी बात करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं उसको समझा दूँ, फिर इनकी बातें करेंगे।
तो अब लगान व्यवस्था क्या आ जाती, उसने अवैध इनाम वक्फ मिल्क इक्ता की जब्ती की और इन्हें खालसा में मिला दिया। मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, इस बार मैं फिर से थोड़ा सा इस पर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। ये तो हो गया ना, मिटा दूँ इसको, है ना। अब कोई साहब, अभी आपने देखा होगा ना छत्तीसगढ़ में कुछ इनामी नक्सली मारे गए, है ना। उसमें 2 नक्सली थे जिन पे 25-25 लाख रुपए का इनाम था। सरकार ने उन पे 25-25 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। तो 50 लाख रुपए का इनाम किसको मिलेगा, जिस टुकड़ी ने उनको मारा है। समय बढ़ जाएगा, वो 50 लाख रुपए का इनाम जिस टुकड़ी ने मारा है, जिस फौजी टुकड़ी ने मारा है उनको मिल जाएगा। सरकार खुश होकर के इनाम दे रही ना, किसी अच्छे काम से खुश हो रही है, सरकार इनाम दे रही है। इसके अलावा पुलिस वालों ने कोई चोर पकड़ लिया तो भी सरकार जो है वो इनाम की घोषणा कर देती है ना। तो उस तरह से इनाम उस दौर में भी दिए जाते थे, इनाम उस दौर में भी दिए जाते थे। सुल्तान किसी के भी काम से खुश होने के बाद उसको जागीरें भेंट कर देता था, जागीरें गिफ्ट कर देता था खुश होकर के, ताकि लोग अच्छे काम करें, सुल्तान की सेवा करें। अब भाई सुल्तान की तुमने सेवा करी, अच्छा काम करा, कुछ मिल ही नहीं रहा, फिर क्या। अब एक छोटा सा बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा है, वो हाथ में इतना बड़ा गिलास में पानी भर के लाया जितना बड़ा उसका कद नहीं है। छोटे छोटे बचपन में यही खेलते होते हैं ना, इतना बड़ा उसका खुद का कद नहीं होता जितनी बड़ी वो छोटे बच्चे बोतल लाते हैं ना ऐसा करके, फ्रिज में से ठंडी बोतल, अभी आ रहे हैं गर्मी है, फ्रिज में से ठंडी बोतल, छोटा बच्चा कैसे लाएगा सोनू, है ना। वो बोतल पकड़ेगा और ऐसे करके ऐसा पापा मम पी लो, ऐसे करेगा ना वो, तो पापा वाह 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 वही क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, अरे अरे वाह भाई वाह वाह, ऐसे करेगा तो वो इनाम हो गया ना बच्चे का। अब वो बच्चा लाया, 2 बार लाया, 3 बार लाया, पापा ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, पापा लगे पड़े रील में, हाँ क्या है, हाँ रख दे। बच्चा चौथी बार नहीं आएगा, अब वो मम्मी के पास जाएगा, चाचा के पास जाएगा, दादा दादी किसी के पास जाएगा। लेकिन अब तुम्हारी बॉडी ने अरे वाह वाह वाह, तो बच्चा खुश, पहला फिर लेगा लिया बोतल, है ना। दिन भर उसका ये जरा, पापा बड़े परेशान। अब पापा क्या करेंगे, डांट सकते नहीं उसको, तो पापा क्या करेंगे, मम्मी से कहेंगे ले जाना यार इसको, है ना, है ना। होता है ना, बच्चे का दिन भर का खेल होता है ना। बच्चों का ये फेवरेट खेल क्या होता है, 2 लोग खड़े ना, बच्चा तुम्हारी गोद में, पहले तुम्हारी गोद से मेरी गोद में, मेरी गोद से तुम्हारी गोद में, फिर तुम्हारी गोद से मेरी गोद में, मेरी गोद से तुम्हारी गोद में। एक क्या होता है, ता वाला है ना, ता, है ना, थक जाते हैं ना, क्या करें यार, है ना। तो तजुर्बे तो सब है ना, वो कहावत नहीं है, वो दूल्हा नहीं बने हुए तो क्या हुआ, बराते तो खूब देखी हैं। ओके, कहाँ दे यार, कहाँ फंस गए, कहाँ दे, इनाम। तो अब सुल्तान अगर इनाम नहीं देगा तो लोग नहीं कतराएंगे ना, कतराएंगे लोग सही काम करने से। तो उसी तरह से बेटे सुल्तान जो थे इनाम दिया करते थे। अब कैश का चलन बहुत कम था, तो जगीरें दी जाती थी, ज़मीनें दी जाती थी, है ना। लो भाई ये ज़मीन तुम्हारी हो गई, जो तो वो तो खाओ, ठीक है, ओके, जो तो वो खाओ, जो तो वो तो नहीं, जो तो वो और कमाओ और खाओ, ओके। अब इनाम दिए जाते। इसके अलावा वक्फ मैंने क्या बताया था, जैसे आपने देखा होगा मंदिर है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है ना, मस्जिद है। इसके अलावा कोई मकतब, मदरसा, मकतब है, मदरसा है, ईदगाह है। जब भारत में मुस्लिम नहीं आए या मुस्लिम सुल्तान नहीं आए, आपने सुना होगा अग्रहार, ब्रह्मदेव, तो ऐसे गांव ब्रह्मदेव कहलाए जाते थे जहाँ पर ब्राह्मण ज़्यादा रहते थे, और वो गांव जो था ब्राह्मणों को दे दिया जाता था कि अब इस इलाके से कोई किसी तरह का लगान या टैक्स नहीं वसूला जाएगा। टैक्स फ्री गांव होते थे ब्रह्मदेव। अग्रहार, अग्रहार क्या होती थी, किसी को ऐसी ज़मीन दे देना कि भाई इस ज़मीन से लगान नहीं लिया जाए। आमतौर पर जो धार्मिक व्यक्ति होते थे उनको दिए जाते थे, ठीक है। अब जब मुस्लिम आए तो अब खैर मंदिरों को जो दान बहुत कम हुआ, रेयर ही हुआ, है ना। खुश होकर के कोई दान हो गया तो हो गया, लेकिन ज़्यादातर जो दान दिए गए वो मस्जिद, मकतब, मदरसे और ईदगाहों को दिए गए, क्योंकि सुल्तान मुस्लिम था, प्रशासन मुस्लिम था, तो ज़्यादातर जो दान दिए गए वो इन्हीं को दिए गए। तो अब मस्जिदों, मकतबों, मदरसों, ईदगाहों को, मदरसा माने प्राइमरी स्कूल और मकतब माने महाविद्यालय, ध्यान रखना है, ठीक है ना। मदरसा माने प्राइमरी स्कूल, मकतब माने महाविद्यालय। तो इनको, इनके भरण पोषण के लिए, जैसे आप देखते हो ना, नालंदा विश्वविद्यालय को फलाने 400 गांव दान में दे दिए, है ना, भाई उनका खर्च चल रहा है ना। तो इसी तरह से इनको भी गांव तो नहीं लेकिन बहुत बड़ी जागीरें या ज़मीनें दान में दे दी जाती थी। इन ज़मीनों को हम कहते थे वक्फ। क्या कहते थे, वक्फ। आज भी चलता है ये सब, इनाम, वक्फ। एक हो गया मिल्क, मिल्क का मतलब ही इनाम ही है, लेकिन मिल्क जो है
अब देखो इनाम तो आप किसी को भी दे सकते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को भी दे सकते हो। यहीं पर एक शब्द आता है मिल्क। ये आप आमतौर पर जो धार्मिक व्यक्ति है ना, जिसे आप इमाम कहते हैं, इमाम उलेमा यानी कि धार्मिक जो व्यक्ति थे, सूफी संत भी हो सकते थे, इनको जो जागीरें गिफ्ट करता था सुल्तान, उसे हम कहते थे मिल्क, है ना, मैंने ना, यही से शब्द आया मिल्कियत। मिल्कियत को हिंदी में क्या कहेंगे? स्वामित्व। ओके, तो सब इनाम वक्फ मिल। अब होता क्या था कि जब भी सुल्तान का ध्यान नहीं रहा ना, तो पटवारी कानून को या जितने लोग भी थे, उन्होंने धड़ाधड़ इनाम वक्फ मिल्क बांटने शुरू कर दिए। अब अलाउद्दीन खिलजी आया तो उसका घोषित उद्देश्य था कि भाई लोगों हाथ से पैसा खींचना है और अपनी इनकम को बढ़ाना है, खजाने को और मजबूत करना है। तो इसने एक बॉम्बे का इनाम कमीशन है, तवसुम, बॉम्बे का इनाम कमीशन किसने नियुक्त किया था? हाँ, किस अंग्रेज ने? आप बताएंगे? बॉम्बे का इनाम कमीशन। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा भैया, इसको पॉज करना। आप लोग अगर मेरी वीडियो देखें तो क्वेश्चन ये है कि बॉम्बे का इनाम कमीशन किसने अपॉइंट किया था, ठीक है, बिना गूगल की आंसर देना। एक बार पॉज कर देना, मैं तुम लोगों को बता दूं। चलिए साहब, तो अब इसने क्या किया, जितने भी, हाँ, बॉम्बे का इनाम कमीशन था वो, और चलो मैं बता ही देता हूँ, लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। ये भी जो 1857 का विद्रोह था ना, उसकी बगावत जो थी, ये भी उसकी एक वजह बनी थी। तो जितने भी इलीगल इनाम वक्फ और मिल्क इक्ता थे, उन सब की उसने जानकारी जुटाई। अगर किसी के पास उसका लीगल राइट है, वास्तव में उसी का है, तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने उस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है तो उसने वो सारे जब्त कर लिए, और जब्त करके किससे मिला दिए? खालसा में। खालसा का मतलब क्या होता है हिंदी में? परिशुद्ध। परिशुद्ध माने जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो, ठीक है ना, जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट ना हो, खालसा, पवित्र, ठीक है ना, पवित्र, किसी भी प्रकार की उसमें मिलावट ना हो। इसे आप सर्वोच्च भी कह सकते हो, सबसे ऊंचा भी कह सकते हो, पवित्र भी कह सकते हो, मैल रहित भी कह सकते हो, इसका मतलब हो गया खालसा। लेकिन प्रशासन में खालसा शब्द का अर्थ क्या था? प्रशासन में खालसा शब्द का अर्थ था ऐसी ज़मीन जिसका लगान सीधे सरकार के खजाने में जाएगा, वो बिचौलियों को नहीं सौंपी जाएगी। खालसा शब्द जो भारत में आया, ये फारसी भाषा का शब्द है, इस शब्द को तुर्क लेकर आए, खालसा शब्द ना। अब ये जो है फारसी परंपरा होती थी, फारसी माने, फारस माने ईरान, तो ईरान और उसके आसपास के इलाकों में ऐसी ज़मीन जिसका रेवेन्यू या जिससे ज़मीन से मिलने वाला टैक्स यानी कि लगान जो है, वो सारा सरकार के ख़जाने में जाता था, सीधे सुल्तान के ख़जाने में जाता था, किसी बिचौलियों को वो नहीं दिया जाता था, उसे कहते थे हम खालसा ज़मीन। इसमें भी सरकारी एजेंट होते थे जो लगान वसूलते थे, ठीक है ना, उनको भी हिस्सा मिलता होगा, लेकिन ये ज़मीन जो थी वो किसी बिचौलिए को नहीं दी जाती थी। अर्थात खालसा ऐसी ज़मीन जो किसी इक्तादार को नहीं दी जाती थी। तो खालसा शब्द तुर्क लेकर के आए, ये सल्तनत काल में आया, और ये शब्द जो है आगे मुगलों के समय में भी चलता रहा, समझ रहे ना। इक्ता की जगह क्या हो गया? सूबा। इक्ता की जगह मुगलों के समय में क्या हो गया? सूबा। लेकिन उसके नीचे अब जो मनसबदार थे, है ना, जिनको आप इक्तादार कह रहे हो सल्तनत काल में, मुगलों के समय में उनको क्या कहा गया? मनसबदार। आप देखो कैश सैलरी उस समय भी बहुत कम दी जाती थी, तो मनसबदारों को उनके भरण पोषण के लिए जो जागीरें दी जाती थी उसे कहते थे हम मनसब, है ना। जब मनसबदारी पढ़ाएंगे तो और हम इसको डिटेल में बताएंगे। तो मनसबदारों को, जिन्हें आज के आप नौकरशाह कहते हैं, सल्तनत काल में जिन्हें इक्तादार या सरदार या अमीर कहते थे, उनकी सैलरी के लिए जो ज़मीन दी जाती थी, मुगलों के समय में उसको कहते थे जागीर, और तुर्कों के समय में कहते थे उसको इक्ता। दी जाती थी ये खालसा ज़मीन में से ही, है ना, खालसा ज़मीन में से ही दी जाती थी। लेकिन खालसा ज़मीन ऐसी ज़मीन जो किसी इक्तादार को, किसी अमीर को, जागीरदार को या किसी सामंत को वेतन के बदले में नहीं दी जाएगी। समझ गए बेटे? खालसा। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे आपको इसलिए बताना पड़ा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी अवैध इनाम, वक्फ, मिल्क, इक्ता वगैरह होते थे उनको जब्त करा, और जब्त करके खालसा मिला दिया। खालसा मिलाने का मतलब सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में, ओके, यानी कि यहाँ से सारी इनकम जो है वो सुल्तान को मिलेगी। इसके अलावा इसने छोटी छोटी इक्ताओं को बड़ी इक्ता में बदल दिया। आज आप देख रहे हो ना, हमारा ऊधम सिंह नगर जिला है ना, हमारा ऊधम सिंह नगर जिला है, तो अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो इस सीट का नाम होता था नैनीताल बहेड़ी लोकसभा सीट। बहेड़ी जो कि बरेली जिला है ना, बहेड़ी जो कि बरेली जिला है, उसके भी बहेड़ी विधानसभा जो थी लोकसभा में नैनीताल के साथ जुड़ी हुई थी। बहेड़ी कौन से ज़िले में? बरेली ज़िले में। लेकिन बहेड़ी जब लोकसभा का चुनाव होता था तो बहेड़ी विधानसभा के इलाका वर्तमान नैनीताल लोकसभा सीट में जुड़ा हुआ होता था, तो इसे कहते थे नैनीताल बहेड़ी लोकसभा सीट। अब
अब बहेड़ी इससे अलग हो गया है। अब ऊधम सिंह नगर और नैनीताल 2 जिले हैं, तो इसे कहते हैं नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट। अभी ऊधम सिंह नगर में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 9 हैं, 7 हैं, 8 हैं, कितनी हैं? अच्छा जितनी भी हैं शायद 9 हैं, शायद 9 है ना। गिने क्या? तो वीडियो में क्या, ये तो पूरा भारत देखेगा, इसमें क्या गिने? 7, 8, 9 जितनी विधानसभा होंगी मेरे ख्याल से 9 है। ओके मैं गिन लूँ यार, है ना। उधर से चलें उधर से जसपुर, काशीपुर के बाद बाजपुर, है ना। जसपुर, काशीपुर, बाजपुर के बाद गदरपुर के बाद रुद्रपुर, किच्छा, फिर सितारगंज, के बाद खटीमा, नानकमता, ये इतनी हो गई ना, 9 सीटें हो गई ना। कोई और सीट तो नहीं है ना? 9 सीट हो गई। हाँ, ऊधम सिंह नगर जिले में 9 सीटें विधानसभा की। लेकिन हमारा राज्य बनने से पहले हमारे यहाँ ऊधम सिंह नगर जिले में पता कितनी सीट होती थी? एक होती थी जसपुर काशीपुर विधानसभा सीट, जिसमें मेरा गांव भी आता था, गदोपुर आपका पूरा शहर आता था। जसपुर काशीपुर विधानसभा सीट, गदोपुर से थोड़ा सा आगे शुरू हो जाती थी हल्द्वानी सीट। और हल्द्वानी विधानसभा सीट में, ये गदोपुर से आप थोड़ा सा इलाका ले जाओ, रुद्रपुर, हल्द्वानी, ये सारा शामिल होता था। और एक होती थी खटीमा विधानसभा। तो कुल मिलाकर के 3 विधानसभाएं होती थी राज्य बनने के बाद। अब ये हो गई आपके यहाँ 9 विधानसभाएं। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब 9 विधानसभाएं हैं तो 9 MLA का खर्च है ना। 9 MLA हैं, उनके गनर हैं, MLA को गनर भी मिलेगा, MLA को, विधायक साहब को खैर कार तो नहीं मिलती है ना, कार नहीं मिलती है ना, विधायक साहब को कार नहीं मिलती है, लेकिन विधानसभा जो हॉस्टल है उसमें एक कमरा मिलेगा उनको। खैर जितने ज़्यादा MLAs होंगे सरकार का खर्च उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, कम MLA होंगे तो सरकार का खर्च कम होगा। तो उसी तरह से उस समय अलाउद्दीन खिलजी के समय में छोटी छोटी इक्ताएँ थी, उसकी वजह से प्रशासन में जो अव्यवस्था होती थी, खर्च भी ज़्यादा बढ़ता था। तो उसने क्या किया था, जो छोटी छोटी इक्ताएँ थीं उन्हें एक बड़ी बड़ी इक्ता में मिला दिया था, और कुछ नहीं। सवाल आता है कि किसने छोटी छोटी इक्ताओं का पुनर्गठन किया और उन्हें बड़ी इक्ता में मिला दिया? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके आगे चले। तो अब उसने एक नया विभाग बनाया जिसका नाम था दीवाने मुस्तखराज। यहाँ लिख देता हूँ बड़ा। तो उसमें दीवाने मुस्तखराज विभाग किससे संबंधित था? हाँ क्या? अरे नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के जो कृषि या लगान सुधार थे उसका सर्वे सर्वा था दीवाने मुस्तखराज। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा कृषि विभाग बनाया था? हाँ, दीवाने कोही या अमीर कोही, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो कृषि विभाग था उसका नाम दीवाने कोही या अमीर कोही जो भी था। अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत काल में सबसे पहले अलग से जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या कृषि विभाग बनाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, और उसका नाम था दीवाने मुस्तखराज। और जैसे देखो मैंने पहले भी कहा कि इनका मकसद लगान ज़्यादा से ज़्यादा वसूलना था, ना कि खेती किसानी की पैदावार को बढ़ावा देना। लेकिन अब जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, उसने भी कृषि विभाग बनाया था। उसका जो कृषि विभाग था उसका मकसद लगान वसूली दूसरा था, लेकिन पहला मकसद था पैदावार को बढ़ाना, है ना, उसके कृषि प्रयोग। खैर जो भी है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया कृषि विभाग बनाया जिसका नाम था दीवाने मुस्तखराज। अब इस दीवाने मुस्तखराज के साथ 2 बड़े बड़े लेवल के अधिकारी और होते थे, एक था मुशरिफ और दूसरा था मुस्तौफी। जो आज का है ना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग जिसे आप कहते हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये उस समय का होता था मुस्तौफी या ऑडिटर। समझे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी एक अधिकारी होता था जो खजाने की जांच भी करता था और खजाने का रखवाली भी करता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये नाम मिलता आपको मुस्तौफी। तो मुस्तौफी जो पद है वो सबसे पहले बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑडिटर, आज का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्या काम करता है? ये करता है सरकार के हिसाब किताब की जांच करता है। सिंपल सी बात है, सरकारी खजाने में जो इनकम आई है उसकी जांच भी करनी है, और उससे जो खर्च हुआ है उसकी जांच भी करनी है। आप लोग जानते हैं ऑडिटर। तो ये था साहब, ये खजाने का ऑडिटर था मुस्तौफी। और ये मुशरिफ क्या था? खजाने में जो कुछ भी आ रहा है उसका हिसाब किताब रखना। एक तो हो रहा है भाई, एक तो ना मुंशी जी होते हैं, मुंशी जी, है ना, मुंशी कल्चर है ना, मुंशी जी बैठे हैं गल्ले पर, ठीक है ना, मुंशी जी। अच्छा उसको भी छोड़ो, आप जाते हैं बैंक में, जाते हैं ना, बैंक में जाते हैं ना, आपने पैसा जमा किया, पैसा निकाला, पैसा जमा किया, पैसा निकाला, तो होता है ना वहाँ पे कैशियर क्लर्क, वो सारा अपना रजिस्टर मेंटेन रखता है, इतना जमा किया, इतना निकाला। अब उसके ऊपर कोई जांच करने वाला होगा, वो देखेगा भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो मुशरिफ जो होता था वो हिसाब किताब को तैयार रखता था, लेज़र को, जो बही खाते थे उनको तैयार रखता था खजाने के,
इतना पैसा आया और इतना पैसा गया। ये था मुशरिफ का काम। इसे आप लेखाकार या अकाउंटेंट कह सकते हो। और मुस्तौफी जो था वो इस हिसाब किताब की जांच करता था, देखता भी कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है। तो ये दोनों ही जो पद बने, ये बने अलाउद्दीन खिलजी के समय में, और इनका बॉस होता था दीवान मुस्तखराज। ये तीनों मिल करके अब कोशिश कर रहे थे कि लगान किस तरह से बेहतर तरीके से वसूला जाए। बेटा समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पर उसने लगान निर्धारण माने तय करना, कितना लगान वसूला जाएगा, किससे वसूला जाएगा। ध्यान रखना, जैसे ऐसे पूछ लेते हैं, ये बच्चा हमारी क्लास में था, भारत में रैयतवाड़ी सिस्टम सबसे पहले किसने शुरू किया? रैयतवाड़ी प्रकार की व्यवस्था सबसे पहले किसने शुरू की? फुरकान बताएंगे। हाँ, आप बताएं। सोनू? कॉर्नवालिस ने रैयतवाड़ी तरह की व्यवस्था कॉर्नवालिस ने। आप बताएं, आप बताएं। तबस्सुम, सोच समझ के आंसर देना, एक ही आंसर देना। नहीं, भारत में रैयतवाड़ी तरह, हाँ शेरशाह सूरी ने। वही किसानों को पट्टे और कबूलियत, हाँ ऐसे काम थोड़ी चलेगा। ठीक है, तो रैयतवाड़ी तरह की व्यवस्था भारत में सबसे पहले शेरशाह सूरी ने शुरू की थी। किसानों को पट्टे जारी करना और उनसे कबूलियत यानी कॉन्ट्रैक्ट भरवाना। ओके, खैर, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस तरह की सिस्टम शुरू नहीं किया था, लेकिन उधर को चलना उसने शुरू कर दिया था। इसने क्या किया? लगान वसूली के लिए मसाहत की व्यवस्था अपनाई। फिर मैंने देखा मसाहत, उसके आगे ब्रैकेट में लिख दिया मैंने बिस्वावेस्ट। तो ये क्या है भाई? मसाहत, उसके बाद लिख दिया बिस्वावेस्ट। ये क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है, मैं इसको फिर से मिटा दूँ। ये यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। हाँ भाई बिलाल, ये खेत है यानी कि प्लाट है ना, ये प्लाट है, ठीक है। इसको नापो इसको नापे। ये होगा यहाँ से यहाँ तक कितना? 1.5 फीट होगा, 1 फीट ये होगा, तो 1 × 1.5 फीट का हो गया ये, है ना। मेजरमेंट कर दिया। इसी को पता नहीं अरबी, फारसी, तुर्की कौन सी भाषा है, इसको नाम दिया गया मसाहत, मेजरमेंट, पैमाइश भी कहते हैं इसको, है ना। पटवारी आते हैं ना, पैमाइश करते हैं, यानी कि नाप खोज करना, मापना। इसने कहा भाई जो भी लगान वसूला जाएगा वो ज़मीन को नाप के वसूला जाएगा। भारत में इससे पहले कोई ऐसी मिसाल मिलती नहीं है स्पष्ट रूप से जहाँ पर ज़मीन को नापने का प्रयास किया गया हो। हाँ, मौर्यों के समय में एक अधिकारी का नाम जरूर मिलता, रज्जुक। क्या? रज्जुक नाम का एक अधिकारी मिलता है, और रज्जु माने रस्सी। उससे ये हमें अंदाज़ा होता है कि उस समय भी ज़मीनों को नापा जाता होगा। लेकिन रज्जु को लेकर के भी यह विवाद है। कोई कहता है कि ज़मीन को नापने का अधिकारी था, लेकिन अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष इन्हें बहुत सारी मजिस्ट्रेटी पावर भी दी, तो समझ में नहीं आता क्या था। लेकिन स्पष्ट रूप से सबसे पहले ज़मीन को नापने का प्रयास नहीं, ज़मीन को नापने का सफल प्रयास किया अलाउद्दीन खिलजी ने। सिंपल सी बात है, ज़मीन को नापना और नापने के बाद ये देखना कि ये कितनी ज़मीन है, ठीक है ना। उसके बाद ये अनुमान लगाना कि भाई 1 एकड़ में या 1 हेक्टेयर में, 1 बीघा में, 1 बिस्सा में कितनी ज़मीन, कितनी पैदावार होती होगी, उसी हिसाब से लगान वसूलना। देखो ना, सल्तनत काल में बहुत सारे तरीके थे लगान वसूली के, है ना। उसमें ज़्यादातर से तो अनुमान पर आधारित थे। किस पर आधारित थे? अनुमान पर आधारित, है ना। जिसको औरंगजेब के समय में क्या कहा गया था? नस्क और कमकूत। खैर, क्या भाई इतनी ज़मीन होगी, कितनी होगी, इतनी होगी, और उसमें इतनी पैदावार हो जाएगी। होता ना भाई, दूर खड़े होकर यार कितना होगा, ये इतना होगा, है ना। ढेर देखते ना, कितने कुंटल होगा, इतना कुंटल होगा ना, तो इतना होगा, इतना इसमें हो जाता होगा, पैदा हो जाता होगा, तो इतना सुल्तान का हिस्सा होगा। पर चला सुल्तान ने कह दिया किसान से कि भाई तुमने 10 कुंटल देना, बेचारे कहें पैदावार नहीं हुई, 10 कुंटल कुल हुआ उसका, सब खींच के ले गए। या बहुत ज़्यादा पैदावार हो गई, लेकिन सुल्तान को तो 10 ही कुंटल उसमें मिलना है। दोनों ही खतरे थे। अगर पैदावार कम होती है, वसूली ज़्यादा है, तो किसान को नुकसान होना है, और पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, वसूली कम है, तो सुल्तान को नुकसान होना है। तो इसने क्या किया? ज़मीन को नापा। इसको हमने नाम दिया मसाहत या पैमाइश। ठीक है साहब, ठीक है। अब मान लीजिए ये 1 बीघा है, ये इलाका कितना है? 1 बीघा, है ना। जैसे उत्तराखंड में 6.25 बीघा का 1 एकड़ होता है, यूपी में शायद 6 बीघा का 1 एकड़ होता है। बीघा समझते हैं ना, ज़मीन नापने की इकाई है। उत्तराखंड में हमारे जिस जगह हम आप लोग रह रहे हो, 6.25 बीघा बराबर 1 एकड़ होता है, और 1 एकड़ बराबर 10,000 स्क्वायर मीटर। 1 एकड़ बराबर 10,000 स्क्वायर मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़। ओके, तो अब ये जो है ना, इसके 20 हिस्से कर लो भाई। सुनो भाई, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। तो इसका एक जो हिस्सा है, ये 1/20वां हिस्सा हो गया ना, ये पूरा का पूरा क्या है? बीघा, है ना।
और इसका जो एक हिस्सा है 20वां हिस्सा वो हो गया बिस्वा। सही शब्द है बिस्वा, क्या है बिस्वा, लेकिन आमतौर पर गांव में इसको कह दिया जाता है बिस्सा। क्या कहता है बिस्सा। तो इसने ज़मीन को नापा और ज़मीन को नापने की जो इकाई थी वो थी बिस्वा। मैंने लिखा है बिस्वा बेस, ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूजन होता है बीघा या बिस्वा, ध्यान रखना। ज़मीन को नापने की इकाई थी बिस्वा या बिस्सा। तो अब मान लीजिए आपके पास 100 बिस्सा ज़मीन है, आपके पास 100 बिस्सा ज़मीन है, नाप लिया है ना, तो आपसे 100 बिस्सा ज़मीन का लगान लिया जाएगा। तय हो गया कि भाई एक बिस्सा में इतना होता है तो सुल्तान का हिस्सा इतना, उसी के आधार पर आपसे लगान वसूला जाएगा। तो मसाहत व्यवस्था यही थी, ज़मीन को नापना और नापने के बाद वसूली तय करना या लगान को तय कर देना। ओके, मैंने लिखा है वास्तविक उपज के आधार पर हिस्सा, यानी कि जितना पैदा हो रहा है, जितना पैदा हो रहा है उस हिसाब से आपने उसमें, ये चीज़ मैंने गलत लिख दी है शायद, ये चीज़ मैंने शायद गलत लिख दी है, शायद नहीं, आई एम कन्फर्म कि ये चीज़ मैंने गलत लिख दी है। यहाँ पर एक शब्द आता है हाले हासिल या जमादामी, हाले हासिल या जमादामी, आप बताएंगे इसके बारे में तबस्सुम। हाले हासिल या जमादामी ये है क्या और किसने शुरू किया था? ये जितना उपज होगा, हाँ, उसी के आधार पर लगान। वेरी गुड। गयासुद्दीन तुगलक ने यह व्यवस्था शुरू की थी कि ज़मीन में जितनी पैदावार हो रही है, एक्चुअल पैदावार जितनी हो रही, भाई आपने अनुमान लगा लिया कि जैसे आजकल मौसम अच्छा रहा ना, इस बार मौसम अच्छा रहा तो गेहूँ खूब निकल रहा है, 26, 27, 28 क्विंटल पर एकड़ तक गेहूँ निकल रहा है, मौसम अच्छा रहा ना। जो लू है वो देर से चलना शुरू हुई, गेहूं को पकने का भरपूर समय मिला। इसके अलावा जब गेहूं में फूल आ रहा था तो उस समय बारिश हो गई थी, नमी हो गई, तो बढ़िया पैदावार हो रही, हर किसान खुश है इस समय, इस बार तो पैदावार अच्छी हुई है। तो जब पैदावार अच्छी हो जाए तो भरपूर पैदावार होगी और जब पैदावार कम होगी तो कम ही होगी। तो दोनों स्थितियाँ मैंने आपको बताई ना खतरनाक थी। सरकार ने एक मामला तय कर दिया कि भाई इस खेत में 10 क्विंटल गेहूँ हो जाएगा या होएगा, इसमें 5 क्विंटल गेहूँ होएगा, लेकिन 10 की वजह 5 रह गया या 10 की वजह 15 रह गया। तो दोनों स्थितियों में या तो सरकार को नुकसान हो रहा है या फिर किसान को नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक ये सारे सिस्टम अनुमान के आधार पर ही चलते रहे। अलाउद्दीन खिलजी ने भी कह दिया उसने ज़मीन का अनुमान नहीं किया, उसने ज़मीन को तो नाप लिया, लेकिन उसमें पैदावार कितनी होगी ये अनुमान के आधार पर ही था कि भाई इतनी पैदावार होती होगी, उसी के आधार पर हम जो है टैक्स ले लेंगे। सबसे पहले सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था कि भाई ज़मीन में जितना पैदा हो रहा है उस हिसाब से आप वसूलो, अगर कम पैदा हो रहा हो तो कम वसूलो, ज़्यादा पैदा हो रहा है तो ज़्यादा वसूलो। इस सिस्टम को नाम दिया गया था हाले हासिल या जमादामी। तो सॉरी ये लाइन मैंने जो है गलत लिख दी है, मैं इसको मिटा देता हूँ। कुछ चीज़ें झोंक में लिख जाते हैं ना हम, फिर बाद में याद आती हैं, अरे यार ये था, ठीक है। तो इसने मसाहत यानी कि ज़मीन को नापा और नापने के आधार पर लगान वसूला, ठीक है। फिर क्या मैंने लिखा है, वसूली खुतों मुकद्दमों और क्या है ये चौधरियों, खुदों मुकदमों और चौधरियों के विशेषाधिकारों की समाप्ति। इसका मतलब क्या है कि जो खुद मुकदम और चौधरी होते थे ना, एक तो इनको लगान वसूली में हिस्सा मिलता था, दूसरे इनके पास जो जागीरें थी उनसे लगान नहीं लिया जाता था। इनके पास खुद की जो जागीरें होती थी ना उनसे लगान नहीं लेंगे, ये इनके प्रिविलेजेस या विशेषाधिकार कहलाते थे, ये ख़त्म कर दिए। यानी कि जो आपके पास ज़मीन है उसमें से भी आपको लगान देना पड़ेगा, और आपके पास जो हिस्सा मिलता है, आपको जो हिस्सा मिलता है लगान वसूली में, वो अब कम कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे जो खुद मुकद्दम और चौधरी हैं उनका जो प्रॉफिट था एक झटके में ख़त्म हो गया। जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कलम की एक ही झटके में, कलम के एक ही झटके में सारे खुतों मुकदमों और जो चौधरी हैं उनके विशेषाधिकारों को ख़त्म कर दिया। वो कहता है कि उसका खौफ इतना था कि उसके एक इशारे पर पटवारी अपने सारे रजिस्टर लेकर के दौड़ा चला आता था, मीन्स हिसाब किताब के लिए दौड़ा चला आता था। उसने खुतों मुकदमों विशेषा चौधरियों के न केवल प्रिविलेजेस को ख़त्म किया, बल्कि ये जो तमाम तरीके से करप्शन करते थे, उसमें करप्शन में एक तरीका तो वही था, ज़मीन का कुछ पता ही नहीं कितनी है, तो जितनी खुद ने कह दी उतनी होगी। और आमतौर पर करप्शन का तरीका क्या है भाई, ज़मीन ज़्यादा और दिखाई कम। ये लोग क्या करते थे, इनके इलाके में ज़मीन ज़्यादा होगी लेकिन दिखाते कम थे, वसूली ज़्यादा होती थी लेकिन दिखाते कम थे। अब ज़मीन नाप ली गई और सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि भाई तेरे इलाके में इतनी ज़मीन है और तुझे इतना टैक्स देना होगा। पटवारी जो करप्शन करता था, अभी पटवारियों से मिलकर करप्शन करते थे, पटवारी को मजबूर कर दिया गया कि हिसाब किताब देगा और अगर जरा सी भी गड़बड़ी करेगा तो तुझे कठोर पनिशमेंट मिलेगा। तो जियाउद्दीन बर्नी यहाँ पर कहता है कि भैया खुद मुकद्दम और चौधरी जैसे जो लोग थे अब वो मरने की कामना करने लगते। अक्सर होते ना बहुत से लोग, खास करके बुढ़ापे में कहने लगते या अल्लाह इससे अच्छा तो मौत दे दे, और ज़रा सा बुखार आ जाए
ज़रा सा बुखार आ जाए मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, वो कहेंगे क्या, या अल्लाह इससे अच्छा तो मौत दे दे, है ना। तो खुद मुकद्दम चौधरी जो थे वो क्या करने लगे, मौत की कामना करने लगे, उन्हें अपना जीवन बेकार लगने लगा। इसके अलावा पटवारियों के बारे में उसने कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी पटवारी से अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहता था। कोई भी व्यक्ति किसी पटवारी से अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहता। धन्य हो 5वां वेतन आयोग। कौन सा वेतन आयोग, 5वां वेतन आयोग, जिसने सैलरीज बढ़ा दी थी। क्या बढ़ा दी थी, सैलरीज। तो मैं छोटा था, मेरे एक सीनियर थे मुझसे थोड़े से, मतलब उम्र में 6-7 साल बड़े थे, नाम नहीं लूँगा मैं उनका, और टीचर थे वो। क्या थे वो, प्राइमरी स्कूल में टीचर थे वो। तो उस समय 4th पे कमीशन था, 5वां वेतन आयोग नहीं लगा था, यानी कि सैलरी नहीं बढ़ी थी। तो उनको लड़की वाले देखने आए, शादी की बात चल रही थी, तो वो उनके मुँह पे ही कह गए, अरे प्राइमरी स्कूल का टीचर है, इससे अच्छा तो क्लर्क होता, इससे अच्छा तो क्लर्क होता। क्लर्क माने आकाश वृत्ति। तो वो अक्सर हंस के सुनाते थे उस बात को, कहते मुझसे नाम ले कहते थे, यार गुलफाम, मुझे गुलफाम ही कहते थे, मुझसे बड़े थे, और लेकिन मेरे साथ कंपटीशन की तैयारी करते थे तो मित्रता थी हो गई थी। यार गुलफाम, मुझे आज भी वो दिन याद आता है। शुक्र है 5वें वेतन आयोग का कि उसने मास्टरों का जीवन, अध्यापकों का जीवन अच्छा कर दिया है, नहीं तो मुझसे ये कह गए मेरे सामने कि लड़का टीचर है, इससे अच्छा तो क्लर्क होता। लेकिन आजकल 5वां वेतन, 6ठा, 7वां वेतन आ गया ना, हाँ, 7th पे कमीशन, और सरकारी कर्मचारियों को सैलरी अच्छी मिलती है, खास करके जो प्राइमरी स्कूल की टीचर हैं अच्छी सैलरी मिलती है, ठीक है ना, काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। बस आपसे अपेक्षा ये की जा रही है कि जितनी आपको सैलरी मिल रही है उस हिसाब से आप बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। खैर, तो 5वां वेतन आयोग जो था, इसकी चर्चा खूब रहती थी, और मैं बच्चा था उस समय, और सरकारी कर्मचारी बड़े खुश रहते थे, 5वां वेतन आयोग ने ये कर दिया और 5वें वेतन आयोग ने वो कर दिया। लेकिन कर्मचारी वहीं का वही रहे, क्योंकि उस हिसाब से खर्च भी बढ़ा लिए अपने, है ना। बाइक की जगह कार लेनी है ना, छोटे फ्रिज की जगह बड़ा फ्रिज लेना है ना, छोटी वॉशिंग मशीन की जगह बड़ी वॉशिंग मशीन लेनी है, तो फिर भैया क्या होगा, है ना। ओके, तो खर्चों में विवेकशीलता, रेशनलिटी अपनानी है, नहीं तो फिर वही कर्ज, और कर्ज का ब्याज इंतजार कर रहा है। हाँ, कहाँ थे, तो साहब उसने कहा पटवारियों पे इतना कंट्रोल कर लिया कि कोई भी व्यक्ति किसी पटवारी से अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहता था। उसने कहा सरकारी नौकरी बिल्कुल नीरस हो गई, कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता था। वजह क्या है, उसने करप्शन पर सख्ती से रोक लगा दी थी। अब देखें, लगान की दरें बढ़ा करके उपज का 1/2 कर दी, यानी कि जो ज़मीन से जो लगान लिया जाता था, इसने उसे बढ़ाकर कितना कर दिया, आधा कर दिया। अच्छा, आप लोग डरोगे, ये डरोगे कि यार आधा तो सुल्तान ले गया, और भी बहुत सारे हिस्से होते होंगे, किसान के पास बचता क्या था। एक्चुअली जो लगान वसूला जाता था ना, उसका तरीका यह था, उसमें यह अनुमान लगाया जाता था कि भाई इसमें किसान की लागत कितनी हुई होगी। जैसे मान लीजिए आपने 1 एकड़ गेहूँ बोया है ना, तो उसमें आपने ज़मीन की जुताई भी की है ना, सिंचाई तो लगभग फ्री है हमारे यहाँ, लेकिन अगर बिजली सिंचाई कर रहे हो आप तो उसका बिल आता है वो अलग से, नहरों से सिंचाई भी फ्री है। तो आपने खेत में लागत की है, मान लीजिए आपने, जैसे मैंने अभी बताया ना, 25-25 क्विंटल पर एकड़ गेहूँ निकल रहा, और करीब 2500 रुपये के आसपास बिक रहा, लगभग 60,000 का मान लो ऐसे ना। अब मैं क्या गणित का हिसाब, आपने मान लीजिए 60,000 रुपये का गेहूँ उगा लिया, गेहूँ आपके घर में रखा है, लेकिन कितना हुआ, लगभग 60,000 रुपये का गेहूँ आपका हो गया, लेकिन उसमें 20,000 रुपये आपकी लागत भी गई है। उस लागत में आपकी जो मजदूरी है ना वो भी शामिल है, आपने जो श्रम किया है ना वो भी शामिल है। क्या शामिल है, जो आपने मेहनत की है वो भी इसमें शामिल है। 20,000 रुपये की आपकी लागत आ गई, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 40,000 रुपये। 40,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट में वसूली की जाती थी। ऐसा नहीं है कि भाई तेरे पास 10 क्विंटल गेहूँ हो गया तो ला 5 क्विंटल सुल्तान को दे देना। 10 क्विंटल गेहूँ हुआ है तो भाई 2 क्विंटल की तो कम से कम तेरे पास लागत आई है, बचा 8 क्विंटल, अब उसमें से 4 क्विंटल दे देंगे। ये होता था, जो किसान की जो अनुमानित इनकम होती थी उसमें से ज़्यादा। खैर, अलाउद्दीन खिलजी की जो दरें थी, या उसकी जो दरें थी, वो इतिहास में सबसे ज़्यादा थी, सल्तनत कालीन इतिहास में सबसे ज़्यादा थी। अलाउद्दीन खिलजी की दरें सबसे ज़्यादा थी, ठीक है, 1/2। और तो उसमें ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने दिल्ली और आसपास दोआब में लगान की दर आधी कर दी थी? हाँ, MBT ने। शाबाश, आगे चलें। फिर पटवारियों कानून गोओं पर कंट्रोल, मैंने आपको बता दिया पटवारियों कानून गोओं पर इसने किस तरह से कंट्रोल किया। अब वसूली क्या है, इसने उपज का 1/2 वसूला। ओके, नेक्स्ट, किसानों को उपज को खेत में ही बेचने पर मजबूर किया गया। अभी जब मैं आपको बताऊंगा ना इसने महंगाई पर कैसे कंट्रोल किया, तो उसमें ये लाइन फिर से आएगी। जो किसान होते थे, जैसे अभी आप तो स्वतंत्र हैं, आप भाई यही तो डेमोक्रेसी है, फसल पैदा हुई आप स्वतंत्र हैं, उसको आप तुरंत अपनी मंडी में भेज दो या अपने घर में इकट्ठा कर लो उसे, है ना। सरकार आपके घर में झांकने नहीं आ रही है,
लेकिन हाँ, अगर आप गोदाम बना करके आसपास से भी खरीद करके उसमें जमा कर रहे हैं तो उसमें कंट्रोल है। एक तय सीमा से ज़्यादा आप भंडारण नहीं कर सकते, क्योंकि भंडारण का मतलब कालाबाजारी। भाई आपने चीज़ें खरीदी और ख़रीद के एक जगह जमा कर दी, मार्केट में शॉर्टेज हो गई। कालाबाजारी का मतलब यही तो होता है, आपने मार्केट से चीज़ें अपने स्टोर में गोदामों में रख दी, मार्केट में उसकी कमी हो गई, रेट बढ़ गए, और जब रेट बढ़ गए तो आपने निकालना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, और ये चलन है, आम चलन है, हालांकि सरकार इस पर कंट्रोल भी करती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो लीकेज हो ही जाती है। तो जो व्यापारी हैं ना, उनको परमिट दिए जाते हैं। व्यापारी लोग जो हैं वे अनाज खरीदेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, तो उनको परमिट दिए जाते हैं कि आप अपने गोदाम में एक सीजन में इससे ज़्यादा भंडारण नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा गेहूं या धान जो भी जिन्स है उससे ज़्यादा नहीं सकते। ये जो आपके जो जनरल मर्चेंट जिसे हम कहते हैं ना परचूनी की दुकान, उनके पास ही परमिट होते हैं। आप कितना तेल अपनी दुकान में रख सकते हो, कितना तेल कितनी चीनी एक समय में अपनी दुकान में या अपने गोदाम में रख सकते हो, सबके पास परमिट होते हैं, लाइसेंस होते हैं, कोटे होते हैं। लेकिन साहब आपके पास एक व्यापारी है, उसको मान लीजिए 1000 क्विंटल स्टोर करने की परमिशन दी गई है, उसने 10,000 क्विंटल स्टोर कर लिए, है ना, 10,000 क्विंटल उसने स्टोर कर लिया। इसी को जांचने के लिए सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर जैसे अधिकारी भी होते हैं। खैर अब होगा क्या, जैसे गेहूं का सीजन है ना, व्यापारी उसको खरीद के अपने गोदामों में रख लेंगे। अब जैसे ही बारिश का सीजन शुरू होगा ना, गेहूँ कम हो जाएगा। गेहूँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। खैर अब तो शुक्र है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की गेहूँ की कमी नहीं है, लेकिन होता था जैसी बारिश आती थी मार्केट में गेहूँ कम होता था, अब फिर वो उन गोदामों से निकलता था महंगे दामों पर। इसी को हम कहते थे, क्या कहते थे, काला बाजारी, है ना। ओके, काला बाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, इसी को कहते हैं जमाखोरी या मुनाफाखोरी। तो इसने काला बाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए किसानों को मजबूर किया कि तुम्हारी जो फसल है उसमें से अब साल भर का अपना खाने के लिए और अगले साल बीज के लिए वो बचा के रख लो अपने घर, और बाकी सारा खेत में बेच दो, ताकि जमाखोरी ना हो। बाकी सारा कहाँ बेचो, खेत में बेचो। और खेत में वो माल बिक गया और व्यापारी को मजबूर किया कि भाई ये गोदाम है, शाही गोदाम, सरकारी गोदाम है, उसमें जा करके भर दो। जैसे आजकल जगह जगह कोल्ड स्टोर खुले हुए ना, जानते हो कोल्ड स्टोर, जानती हो आसिया कोल्ड स्टोर क्या होता है, जानते हो बेटे क्या होता है कोल्ड स्टोर? हैं बड़े बड़े गोदाम जिसमें बड़ी बड़ी हैवी क्षमता के फ्रिज लगे हुए हैं, है ना। तो वो वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल कम कर देते हैं। वो होता है ना फ्रिज में ऊपर का खाना जिसे कहते हैं डीप फ्रीज़र, ऊपर होता है नीचे होता है मुझे तो पता नहीं, ऊपर होता है ना। हाँ कभी कभी खोल के देख लेता हूँ ना, तो उसमें पता नहीं क्या क्या जमा रहता है ना। एक साल के लिए दूध रख दो उसमें, आप खराब ही नहीं होगा। वो मिल्क रख दो आप, खराब ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इतना ठंडा हो जाता है ना, जो बैक्टीरियल रिएक्शंस वगैरह होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। खैर, तो बड़े बड़े गोदाम जिसमें बड़े बड़े फ्रिज रखे रहते हैं उसे हम कहते हैं कोल्ड स्टोर। वो तो आप देखते हो ना, गैर मौसमी फल सब्जियां आपको जो मिलते हैं तो वो कोल्ड स्टोर से निकल के आती हैं। चलो तो खैर, तो उसने कहा भाई बेचो, और व्यापारियों से कहा जो आसपास के सरकारी गोदाम है उसमें जमा कर दो। व्यापारी को भी छूट नहीं थी भंडारण करने की, सरकारी गोदामों में जमा कर दो। भंडारण के लिए क्या किया उसने, दिल्ली और आसपास बहुत सारे शाही गोदाम उसने बनवाए, सरकारी गोदाम, जैसे आजकल जिसे हम क्या कहते हैं वेयर हाउसेस, है ना। बहुत सारे सरकारी गोदाम बनवाए, शाही गोदाम बनाए, और गोदामों में अनाजों को रख दिया या गोदामों में अनाजों का भंडारण कर दिया। अब अकाल पड़ते थे, है ना, अकाल आज भी होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाता है। उस दौर में क्या होता था, अनाज का ट्रांसपोर्टेशन बड़ा मुश्किल होता था, अक्सर अकाल पड़ जाते थे, सूखा पड़ जाते थे, पैदावार होती नहीं थी तो बड़ी दिक्कत होती थी, खाने के लिए मोहताजी हो जाती थी। तो इसने अकाल राहत के लिए क्या किया कि प्रति बीघा, ध्यान रखना बिस्सा नहीं, यहाँ पर बीघा है, प्रति बीघा किसानों से अलग से अनाज वसूला, जिसे हम कहते हैं सरचार्ज। अलग से किसानों से अनाज वसूला, उन्हें भी सरकारी गोदामों में रख दिया। और अगर अकाल पड़ जाए, इस अनाज को रखा जाता था केवल इसलिए कि इसे आप बफर स्टॉक कह सकते हो। कौन सा स्टॉक? बफर स्टॉक। कि अगर अकाल पड़ जाए तो गोदामों में से हर परिवार को जितने परिवार में सदस्य हैं उसके हिसाब से फ्री राशन दिया जाता था। तो इसी पे सवाल आ गया था कि जैसे आजकल के राशन वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, भाई फ्री अनाज तो मिल रहा है, ये व्यवस्था सबसे पहले किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। तो एक वेलफेयर स्टेट की अगर बात करें तो इसकी हल्की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के समय से हो रही है ना। इसकी मिसाल को आप कह सकते हो, ठीक है। लेकिन या जो सरकार और किसानों के बीच में जो बिचौलिए थे, मध्यस्थ थे, उनको ख़त्म कर दिया। इसका फ़ायदा अल्टीमेटली किसानों को ही हुआ। हालांकि हल्की सी शुरुआत वेलफेयर की तरफ को होने लगी है, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत में या मध्यकाल में कल्याणकारी राज्य की शुरुआत किसने करी, तो आप इसका आंसर फिरोज तुगलक ही देंगे, है ना। खैर, ये तो ना यूपीएससी मेंस में जब आप लिखने जाएंगे, एक ज़माना था 750 शब्दों के क्वेश्चन लिखे जाते थे, अब 150, 200, 250 शब्दों के आंसर लिखे जा रहे हैं,
हम लोगों ने जब तैयारी शुरू की थी ना, तो मेंस में 750, हर क्वेश्चन 700 750 शब्दों का लिखा जाता, 700 वर्ड्स होते थे शायद। तो 700 वर्ड्स में आपके पास पूरा स्कोप होता था अपनी बात को कहने का, है ना। तरह तरह के पैटर्न। पहले क्या होता था, 8 क्वेश्चन आते थे, 8 में से 5 करो, एक पेपर होता था, है ना। 8 क्वेश्चन आते थे, 8 में से 5 करो। 2 सेक्शन हैं, चाहे वो किसी भी सेक्शन, एक सेक्शन से आपको एक क्वेश्चन करना होता था, बाकी 4 आप दूसरे सेक्शन से कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते थे ना, अपना एक सेक्शन बढ़िया से करके तैयार करके जाते थे, दूसरे सेक्शन में जो खास खास चीज़ें थी वो पढ़ जाते थे और बड़े आसानी से इंटरव्यू दे आते थे। फिर उसने कहा अच्छा ऐसा हो रहा है भाई, उसने और कंपटीशन को जो है कि टफ बनाया। 2 पेपर हो गए, 2 पेपर हो गए, एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर हो गए। अब 2 पेपर में, अब हर पेपर में 2 सेक्शन हो गए, है ना। उसने कहा भाई 10 में से 5 करने, 10 में से 5 नहीं, 8 में से 5 करने, 10 में से 5 नहीं, 8 में से 5 करने हैं, और एक सेशन में आप 3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते। यहाँ से दिक्कत शुरू हो गई। अब पढ़ पूरा सिलेबस। अभी उसको और भी चैन नहीं पड़ी, अभी चैन नहीं पड़ी। अब उसने एक सवाल के अलग अलग पार्ट कर दिए, एक सवाल है ना, उसने उसके अलग अलग पार्ट्स कर दिए। उसने कहा भाई इस सवाल के 4 पार्ट्स हैं, 4 में से कोई 3 कर लो। उसे अभी भी चैन नहीं पड़ी है। उसने कहा पहला और 8वां, अब फिर आया वो, पहला और 8वां क्वेश्चन कंपलसरी है, और पहला और 8वां क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी कहीं से करो, लेकिन एक सेक्शन से 2 से ज़्यादा सवाल नहीं करते, वो जान ले ले हमारी, ठीक है। खैर सभी के लिए था वो, सभी के लिए था वो। अभी आप देख रहे हो ना 54% पे IAS बन गया। आज के अखबार में पढ़ा ना कि टॉपर को 54% मार्क्स मिले हैं। भाई यार 54% में तो 95-96% का ज़माना है। नहीं साहब, सिलेबस इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा सिलेबस है। तरीका ऐसा है कि 54-55% में ही आप IAS बन जा रहे हैं, टॉपर बन जा रहे हैं, टॉपर, है ना। और 100 में से 36-37 सवाल सही करके नेगेटिव मार्किंग के बाद आपका प्री पास हो जा रहा है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं ना, UPSC प्रीज का पेपर देखते हैं और बड़ा कठिन पेपर है, हम नहीं कर रहे, वो सभी के लिए कठिन है ना। तुम्हारा हौसला बेकार है। अच्छा खैर कहाँ थे, तो भैया ये जो पैटर्न अक्सर बदलते रहते हैं, अक्सर बदलते रहते हैं पैटर्न। तो जैसे होता है ना टेस्ट मैच, T20, वनडे, T10, डबल विकेट, 7 ए साइड, तरह तरह के टूर्नामेंट होते क्रिकेट में। मैंने वो सभी खेले हैं, टेस्ट मैच थोड़ी खेला मैंने यार, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो अगर आप इसको UPSC या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की बात कर लो तो हर तरह का एग्जाम मैंने दिया है। खैर आगे चलें। तो उसमें बड़ा मज़ा आता था, 700 शब्दों में आपका स्कोप रहता था अपनी बात को कहने का। अब क्या है, 150 शब्दों में 20 शब्द, 20 शब्द, 30 शब्द, 50 शब्द। अब मैं उत्तराखंड पीसीएस मेंस एग्जाम लेने गया तो बलवन का राजस्व सिद्धांत समझाइए 50 शब्दों में। ले चलो ठीक है, अभी करते हैं, ओके चले। कहाँ थे, तो हाँ, तो खैर आगे चले। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, वितरण माने बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, वितरण माने बंटवारा। तो इसने क्या किया, सड़कों को संकट व लूट मुक्त बनाया। सड़कों को संकट व लूट मुक्त, इसका मतलब क्या है, कुछ बात नहीं। सड़कों पे क्या संकट होते हैं भाई, आजकल दुर्घटनाओं के संकट होते हैं, चोर डकैत लुटेरे आम थे। तो इसने, इसका आतंक इतना था कि चोर डकैत लुटेरे जो थे वो साफ हो गए, सड़कों की मरम्मत हो गई, सड़कें बढ़िया हो गई, व्यापारियों का जीवन, व्यापारियों को जो जानो माल था वो सुरक्षित हो गया। ओके, अनाज व अन्य सामान व्यापारियों को सुरक्षा व लाभ की गारंटी। इसका मतलब क्या है, मैंने क्यों लिखा होगा, खैर जो भी है। तो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ये जितनी बड़ी बड़ी मंडियां हैं वहाँ पर अनाज और दूसरा जो सामान है उसकी कमी ना हो, उसकी सप्लाई लगातार बढ़ी रहे। तो उसने व्यापारियों को गारंटी दी कि आपका माल जो है कि सेफ रहेगा, अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। ओके, इसके अलावा लाभ की गारंटी। लाभ की गारंटी का मतलब ये है कि अगर आप बाज़ार में 100 रुपये का माल लेकर आए हैं तो अगर आपको घाटा भी हो गया, अगर आपको लॉस भी हो गया, ये काम डलहौजी ने किया था ना विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए। उसने क्या किया था, जो यूरोप से जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनको भारत इनवाइट किया। उसने कहा भाई आप जो है कि इन्वेस्ट करो, अगर आपको लॉस भी हुआ तो इस पर 5% ब्याज मैं दूंगा। यानी कि अगर आपने यहाँ 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, आपको फ़ायदा हो गया, बड़ी अच्छी बात है, ले जाओ, सारा फ़ायदा ले जाओ आप। लेकिन अगर आपको लॉस होता है तो इस पर गारंटी मैं देता हूँ कि 5% बढ़ा करके मैं वापस दूंगा आपको। तभी तो इन्वेस्टमेंट हुआ था हमारे यहाँ। तो इसी तरह से इसने व्यापारियों को गारंटी दी कि आप बाज़ार में अपना माल लेकर के आओ। अब व्यापारियों को इसको गारंटी देने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, कि उसने कीमतों पे कंट्रोल किया था ना, कीमतें नहीं बढ़ने दूंगा मैं। तो व्यापारी क्यों आएगा, व्यापारी तो खुश होता है ना कीमतें बढ़ती हैं तो उसके पास। आप देखते हो ना, जैसे कि भाई पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप है ना, तो मान लीजिए अभी 91 रुपये का रेट है। अब पेट्रोल पंप में जो गोदाम है अंडरग्राउंड में भरा पड़ा, उसमें पेट्रोल 91 रुपये का रेट है, भरा पड़ा। अब उसे वो 3 रुपये लीटर का तो उसको फ़ायदा होता ही होगा। 88 रुपये पर लीटर उसने ला के स्टोर कर रखा है ना। रात को 12 बजे दाम बढ़ गए,
91 की जगह हो गया क्या, वो 93 रुपये हो गया। तो अगले दिन मीटर उसका 93 रुपये दिखाएगा नहीं दिखाएगा, 93 रुपये दिखाएगा, तो उसे बच गए वो 2 रुपये। तो ऐसे व्यापारी करते हैं। व्यापारी क्या करते हैं, मान लो तेल के दाम बढ़ गए अचानक, तो उसके पास रखा था सैकड़ों टीन रखे, तो उन्होंने कहा भाई दाम बढ़ गए। अगले दिन गए यार कल तो इतना था, आज कितना, दाम बढ़ गया, रेट बढ़ गया। आपकी जान पहचान का है तो वो आपको बख्श देता है कि चलो यार पुराने रेट का देता हूँ, एहसान दिखाते हुए। क्या दिखाते हुए, एहसान दिखाते हुए, है ना। ओके, तो उसने व्यापारियों को लाभ की गारंटी दी कि अगर तुम्हें नुकसान होगा तो भी मैं तुम्हें फ़ायदा पहुँचाऊँगा। अब साहब आ गए हम, उसने 3 तरह के बाज़ार बनाए और इन बाज़ारों का जो मुखिया था उसका नाम था दीवान रियासत। इन बाज़ारों का मुखिया कौन था, दीवान रियासत। 3 तरह के बाज़ार बनाए और इन बाज़ारों का जो मुखिया था वो होता था दीवान रियासत। अब ये 3 तरह के बाज़ार जो थे वो कौन कौन से थे, एक था अनाज और अन्य खाद्यान्न बाज़ार। अनाज व अन्य खाद्यान्न बाज़ार, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ऐसे बाज़ार जहाँ पर अनाज और दूसरी चीज़ जो खाने पीने की चीज़ें होती थी वो बिकती थी, ठीक है ना, वो सारी की सारी चीज़ें। एक दूसरे तरह का बाज़ार जिसको हमने नाम दिया सराय अदल, यहाँ पर कीमती और अन्य विलासिता की वस्तुओं को बेचा जाता था। अब लग्जरी आइटम क्या हुए, फ्रिज, एसी, कूलर, ये सब लग्जरी आइटम हुए। पंखा लग्जरी नहीं है, किसी ज़माने में फ़ैन जो ये आप देख रहे हो छत पे, ये बड़ा धीरे धीरे चल रहा है भाई, इसका कुछ करना पड़ेगा, है ना। हाँ धीरे चल रहा है, तुम धीरे चल रहा हो, ठीक है ना। इसमें कंडेंसर डलवाएंगे, मिस्त्री क्या कहते हैं इसको, सेल जैसे इतना खैर जो कहाँ थे, सेल से पहले कहाँ थे, दीवान रियासत पे थे, नहीं कहीं और थे, लग्जरी पे थे, है ना। ध्यान से सुनो, दीवान रियासत तो 5 मिनट पहले थे। कहाँ चले गए तुम, मार्केट में चले गए क्या खरीद के लाना, क्या बेचना। अच्छा खैर, कोई कॉल आ रही है क्या, वीडियो रुकी तो नहीं है, ले रही। कहाँ थे हम, लग्जरी आइटम पे थे। हाँ, तो आजकल लग्जरी आइटम क्या है ना, महंगे कपड़े, है ना, लग्जरी तो है। इसके अलावा टीवी, नहीं टीवी तो खैर लग्जरी नहीं है, स्मार्ट टीवी लग्जरी है। टीवी लग्जरी नहीं है, स्मार्ट टीवी लग्जरी है। कार लग्जरी नहीं है, जो छोटी 5 सीटर कार है वो लग्जरी आइटम नहीं है। लेकिन आप बड़ी, जिस पे लिखा रहता है इंटरनेट इनसाइड, है ना, बड़ी बड़ी कार, इतनी बस जैसी कार, वो क्या है, वो लग्जरी है, उसे कहते हैं विलासिता, है ना। तो उस दौर में विलासिता की चीज़ें क्या रही होंगी, घोड़े, महंगी दरियाँ, महंगे कालीन, महंगा फर्नीचर, घी को लग्जरी आइटम कहा जाता था, है ना। और वो जरी के कपड़े कहते हैं, चिकन के जरी के काय कपड़े कहते हैं वो, चिकन जरी वगैरह ना। हाँ, तो खैर आप समझ गए, उस दौर में विलासिता की वस्तुएं हुआ करती थी, है ना। महंगे कपड़े, महंगे कालीन, है ना, महंगी साड़ियाँ, महंगे जूते, जेवर, आभूषण, ये सारे के सारे लग्जरी आइटम होते थे। तो एक बाजार ऐसे जिसको नाम दिया गया सराय अदल, जिसमें कीमती और अन्य विलासिता की वस्तुएं जो थी वो बिकती थी। तीसरा बाजार कौन, जिसमें दास और पशु बिकते थे, सब इंसान बिकते थे। ये हकीकत है, जैसे जानवर बिकते हैं ना उसी तरह से इंसान बिकते थे। तीसरा बाजार हो गया दास और पशुओं का बाजार। आगे चलें, अब जो दीवान रियासत है वो इन सभी विभागों का, बाजारों का सुपरवाइज़र था। ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने महंगाई को रोकने के लिए जो उपाय किए, उन उपायों का जो सर्वा था या मुखिया था वो था दीवान रियासत। तो दीवान रियासत नाम का जो डिपार्टमेंट बनाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। खैर, तो बाजार व्यवस्था का सुपरवाइजर था दीवान रियासत। इसी दीवान रियासत के अधीन व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन हुआ करता। देखो इसको ऐसा समझे, 3 तरह के व्यापार हो गए, 3 तरह के बाजार हो गए। अब बाजार को नाम क्या दिया गया, मंडी। क्या नाम दिया गया, मंडी। तो 3 तरह की मंडियाँ हो गई, 3 अलग अलग तरह के बाजार हो गए, हर बाजार को नाम दिया गया मंडी। बाजार पे एक इंस्पेक्टर हुआ करता था फौरी तौर पर, जो हमेशा बाजार में मौजूद रहता था। उसका ऑफिस होगा, जो सब होगा, उस इंस्पेक्टर का नाम क्या था, शहना, ठीक है ना। शहना ए मंडी यानी कि मार्केट इंस्पेक्टर या बाजार का निरीक्षक। तो 3 तरह के बाजार हैं, तीनों में अलग अलग किस्म के शहना या निरीक्षक। अब ये शहना जो रिपोर्ट करते थे दीवान रियासत को रिपोर्ट किया करते थे। अब जो शहना का ऑफिस होता था, बाजार का जो इंस्पेक्टर होता था उसका जो ऑफिस होता था, वहाँ पर व्यापारियों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, ठीक है ना। अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद माल को खरीदने, बेचने का, स्टोर करने का परमिट लेंगे और उसमें शर्तें होती थी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है ना, मैं फ्लो में बोलता जाता हूँ, मुझे ऐसा मज़ा नहीं आ रहा ना, मैं फ्लो में बोलता जाता हूँ, चीज़ें मुझे रटी हुई हैं। आपने व्यापारियों ने जो है रजिस्ट्रेशन कराना, रजिस्ट्रेशन के बाद परमिट आपको इश्यू होगा, इसके बाद तमाम तरह का कोटा आपको इश्यू हो जाएगा कि आपने क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कितना, किस कीमत पर और कितना बेचना है। सारे बाजार के नियम तय हो गए। इसके अलावा इनको स्पष्ट हिदायत दे दी गई कि भाई ये एक रेट लिस्ट है, पूरी रेट लिस्ट है। इसमें शायद मैंने कहीं लिखा भी होगा, जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है, जियाउद्दीन बर्नी बहुत जो है इसकी तारीफ़ करता है, कहता है कि सुल्तान ने बड़ी मेहनत से
मोजों, मोजे मीन सॉक्स, जुराबें है ना, मोजों से लेकर टोपियों तक हर चीज़ की कीमत तय कर दी। इसका मतलब ये था कि उसने हर चीज़ की कीमत तय कर दी। अच्छा, उसमें ध्यान क्या रखा जाता था? इसकी लागत कितनी है, लागत के बाद इसमें जिसने इस चीज़ को बनाया है उसकी मेहनत कितनी है, ओके, उसके बाद उसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, इन सब चीज़ों को लगा करके। ऐसा नहीं है कि किसी पर अत्याचार हो रहा, रोक किस पे हो रही है? काला बाजारी पर, जमाखोरी पर और ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा वसूली पर रोक लगाई जा रही है। मान लो यहाँ पर एक जैसे अपना मार्केट है, छोटा मार्केट है, तो यहाँ पर जो अब एप्पल का जो शोरूम है वो मान लो एक ही है, तो भाई मुझे तो पता भी नहीं है एप्पल का लैपटॉप कितने का आता है। एक वकील साहब का ऑफिस देखा मैंने, उसमें एप्पल के 3 लैपटॉप रखे थे, तो मैंने कहा यार अच्छी फीस होगी इनकी, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उनको केस देने की, मैं भाग आया। मैंने कहा जिनके पास 3-3 टैबलेट रखे हैं, लैपटॉप रखे हैं एप्पल के, उनकी फ़ीस लाखों में होगी, मैं भाग आया। तो कितने का आ रहा है एप्पल का टैबलेट, कितने से शुरू हो रहा है? वैसे हमें तो कीमत भी नहीं पता। अब छोड़ो यार, जिन गलियों को नहीं जाना उनके कोस क्या गिनने, है ना, जिन गलियों को नहीं जाना उनके कोस क्या गिनने। कहाँ था मैं, कहाँ था एप्पल से पहले, कहाँ था? हाँ, बर्नी ने कहा कि सुल्तान ने बड़ी मेहनत से मोजों से लेकर टोपी तक हर चीज़ के रेट फिक्स कर दी, ओके। उसके बाद उस जो रेट लिस्ट थी ना, कई शॉप में लिखी रहती ना रेट लिस्ट, मेन्यू होता है ना, रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाएंगे ना, तो क्या ढूंढते हैं, इसमें सबसे कम दाम की चीज़ कौन सी है ना। और जो रईस लोग हैं, रईस लोग, हमें क्या क्या है वो थोड़ी देखते हैं, रेट थोड़ी देखते हैं, क्या क्या है, वो तो बेटर खड़ा रहता है कि उसको टिप भी अच्छी मिलेगी ना। अच्छा, मैं यहाँ से दिल्ली गया तो मुरादाबाद से एक ना आगे एक जो है बड़ा बढ़िया रेस्टोरेंट है, उसका नाम नहीं ले रहा मैं नाम नहीं ले रहा, मैं कई बार वहाँ जा चुका हूँ। तो हम कई सारे लोग थे, हम गए, हमने थोड़ा सा खाना खाया वहाँ पर, हम पता रेट बहुत ज़्यादा है इसके। भाई यही तो होता है मिडिल क्लास वाला, मिडिल क्लास वाला तो यही होता है, अंदर घुसने से पहले देखेगा यार कितने पैसे। खैर हम बैठे वहाँ पर, वो हमने जो है इतना खा लिया कि जितना हम पेट में, अब रुक जाओ सोनू भाई, अब चले जाना, इतना हमारे पेट में जान आ जाए कि हम बढ़िया से घर पहुँच जाए, घर जाके तसल्ली से खा लेंगे, ठीक है ना। भाई यही तरीके होते हैं मिडिल क्लास सोसाइटी वाले को, तो पैसे बचाता है या फिर आकाश वृत्ति मिल रही है उसके, है ना। भाई आप भ्रष्टाचार कैसे करोगे, जमीर को मार के तो करोगे अपने, जो आप जमीर माने अंतरात्मा, जमीर माने अंतरात्मा, ये कोई हमारे शरीर का अंग नहीं है, ये एक भावना है, ये क्या है, हमारी भावना है, ठीक है। तो साहब या तो आप अपने ज़मीर को मारो, कहाँ था, तो साहब मैं उस ढाबे पे गया, खैर जो भी हुआ, अब हमारा जो भी बिल बना, अब बिल बना, मैंने बेटर आया, मुझे पता ही है, वो बड़ी सी डायरी लेकर आता ना, उसमें बिल आता आपका, बड़ी सी डायरी में बिल आता है ना, उसमें आपने बिल रखा, बेटर ने देखा खोल के, तो उतने ही पैसे हमने उसमें रखे जितना बिल था, उतने ही पैसे रखे जितना बिल था। नहीं वो होता है ना, आपने रख दिए, वो वापस लेकर आएगा, चेंज लेकर आएगा वापस, है ना, वापस चेंज लेकर आएगा, चेंज आपके देगा वो। अब बहुत से लोग क्या होते हैं, जो चेंज कीप द चेंज, है ना, होता है ना, कीप द चेंज। अब हम क्या भाई, हम तो 179 पता है 179 कितना होता, 179, 179 का बिल हुआ, 200 का नोट रखा, हम तो 21 रुपये देखेंगे ना उसमें, है ना, तो वही हुआ, हमने देखे 21 रुपये गिने और गिन के जेब में डाल लिए अपने, और वो खड़ा, पता मुझे क्या करा, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब मैं निकल लिया, मैंने भाई तू कहता रहे, है ना भाई, ये जीएसटी वो जीएसटी, पता नहीं तूने क्या क्या लगा रखा, 20 रुपये की पानी की बोतल, 30। अच्छा खाना खाने जाओ ना, ध्यान रखना, जब वहाँ पर तुम टेबल पे बैठ जाओ तो वहाँ पर बोतल रखी रहती है पानी की, देख लेना वो सील पैक तो नहीं है, वो मॉल की होती है, पैसे लेगा वो, उसे भाई बिना बिल्कुल बेशर्मी से, भाई जग का पानी ले आ, नहीं तो वो 20 की बोतल 30 की बिल में जुड़ के आ जाएगी। एक बार ढक्कन खुल गया, एक बार ढक्कन खुल गया तो खुल गया, है ना, तो क्या पड़ी, जग का सादा पानी ले आओ, है ना, देख रहे ना, हाँ ढाबे पे बचो, ओके, कहाँ दे, कहाँ दे, इससे पहले कहाँ दे, ढाबे से पहले कहाँ थे, हैं बर्नी, हाँ बर्नी, अच्छा बर्नी की बात कर रहे थे, ओके। तो खैर हाँ मैं यहाँ था, उसने रेट लिस्ट फिक्स कर दी, तो हर दुकान पे रेट लिस्ट है, और उसकी उस रेट लिस्ट की एक कॉपी दुकानदार के पास है, एक कॉपी जो है वो शहना यानी कि बाजार के इंस्पेक्टर के पास है। जो बाजार का इंस्पेक्टर है ना, घूम फिर कर देखता रहता था कि कोई ज़्यादा कीमतें तो नहीं वसूल रहा, इसके अलावा इस चीज़ का भी ध्यान रख रहा था कि कोई कम तो नहीं तोल रहा, है ना, घटतोली होती है ना, घटतोली। आप जाओगे ना बाजार में सब्जी खरीदने, तो वो पलाथी मार के बैठे रहते हैं, शॉपकीपर दुकानदार पलाथी मार के बैठे रहते हैं। अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर है, उसमें भी जुगाड़ है ना। तो पहले वाले जो होते थे तराजू, वो न्याय की तराजू जो लगी रहती है कोर्ट में, तो वो क्या करते थे, और जो पलाथी ना अपनी जांग के ऊपर उसको रोक लेते थे, कम तोलने के उनके तरीके होते थे, बहुत सारे तरीके होते थे। तो उसने इस चीज़ पर कंट्रोल करने के लिए क्या किया, छोटे छोटे मासूम बच्चों को बाज़ार में सामान खरीदने के लिए भेज दिया करता था।
अब मासूम बच्चा है तो किसी ने कम तोल के दे दिया उसे, तो अब पता नहीं सच है या झूठ है। बर्नी कहता है कि अगर कोई दुकानदार कम तोलता था तो उसकी जांग से उतना ही मांस काट लिया जाता था जितना उसने कम तोला। तो उसका आतंक इतना था, इतना, मतलब वो ऐसा नहीं है कि चलते ही किसी को तलवार मार दे। हाँ, अगर तुम गलत कर रहे हो तो पनिशमेंट इतना कठोर था कि लोगों ने बेईमानी करना छोड़ दिया। और उसके जो सुधार थे सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए उसके बारे में जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि दिल्ली और आसपास ये जो सुधार हैं सक्सेसफुल रहे, उसकी मिसाल ये है कि दिल्ली और आसपास चीज़ों के दाम इतने घट गए, जीवन की लागत इतनी कम हो गई कि आसपास के लोग भी दिल्ली में आकर के बसने लगे। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, तुम जाओ, ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग बने रहें। आपने भी जाना है, ठीक है, जाओ। अच्छा एक मिनट, कल 8 बजे आना। कितने बजे आना है? 8 बजे। सभी की क्लास है सुबह 8 बजे, सुबह 8 से 1 बजे तक क्लास है। उसके बाद घर जाएंगे, बढ़िया से लंच करेंगे, कड़ी चावल खाएंगे, सो जाएंगे, संडे का आनंद करेंगे, है ना। फिर 3:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा, सुनो भाई, IPL का है, 2 मैच होंगे, है ना, देखेंगे, ठीक है, ओके, बाय बाय। ना IPL का चल रहा त्यौहार है, 2 साल का ऐसे चलता है ना। कहाँ थे? हाँ, कहाँ थे? अच्छा, अब यहाँ से देख लेते हैं। तो लाभ की गारंटी दी गई। अच्छा, ये हो गया ना साहब, क्या था ये? व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन होता था, इन्हें परमिट दिया जाता था, इन्हें इन्वेस्ट पर लाभ की गारंटी दी जाती थी, यानी कि अगर आपको घाटा हुआ तो प्रॉफिट हम देंगे, लेकिन इससे ज़्यादा कीमतों पर आप वसूलोगे नहीं, ठीक है। एडवांस पेमेंट किसानों, जो व्यापारी होते थे ना, अच्छा व्यापारी कौन से व्यापारी? ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ दिल्ली में ही हो रही है, हर लग्जरी आइटम जो है वो दिल्ली में ही हो रहा है, दिल्ली में बन रहा है, दिल्ली में पैदा हो रहा है। तो कहाँ, गुजरात, काबुल तक से व्यापारी आते थे, है ना, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, दूर दराज से व्यापारी आते थे। तो उन व्यापारियों को मोटिवेशन दिया जाता था कि आप आओ, अपना माल यहाँ पर बेचो, कीमतें तो गिर गई हैं, लेकिन अगर आपके माल पर आपको लॉस होता है या कम से कम इतना प्रॉफिट नहीं होता है तो वो पैसा हम देंगे आपको। मान लीजिए आपको 100 रुपये के माल पे व्यापार करने के बाद 20 रुपये बच रहे हैं और आपको बचे 10 रुपये, हम ये सोचते हैं कि 20 रुपये बचने चाहिए, लेकिन बचे 10 रुपये, तो ये 10 रुपये का अंतर जो है वो सरकार देगी। तो इसी को हम कहते थे व्यापारियों को इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट की गारंटी दी जाती थी। इसके अलावा उनको एडवांस पेमेंट दी जाती थी। हाँ भाई, कितने घोड़े लाओगे? हाँ साहब, 500 घोड़े लाऊंगा मैं, 500 घोड़े इतने दाम के हो गए या इतने दिनार के हो गए, लीजिए साहब एडवांस ले लीजिए आप, और अपने घोड़े ले आइए। अगर एक बार बेईमानी कर ली तो दोबारा आएगा नहीं भाई। आप किसी को एक ही बार तो लूट सकते हो, दोबारा तो फिर जाओगे नहीं। अच्छा, दुकानदारों का भी होता है, पता है क्या, आपस में मिलके बात करते रहते हैं दुकानदार, यार उस ग्राहक का हाथ बड़ा खराब, उसको उधार मत देना, उसको उधार मत देना। वो कहते हैं ना, वो बड़ा बढ़िया आदमी है यार, 10 रुपये भी होंगे तो यार रुक के दे दे, होता है ना, वही दो रहे। ओके, तो सुल्तान ने अपनी इमेज बनाए रखी, जगह जगह गोदाम बनाए, जमाखोरी पर इसने कंट्रोल किया, और प्रत्येक बाजार पर मार्केटिंग इंस्पेक्टर था जिसे शहना मंडी कहते थे। मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ मैंने नहीं बताई वो बताई कि अब ये शहना अपना काम कैसे करते थे। इनके पास कोई सुपर कंप्यूटर थोड़ी था, CCTV कैमरा थोड़ी थे कि देख रहे हैं भाई कौन कम तोड़ रहा है, कौन ज़्यादा तोड़ रहा है, कौन कम पैसे ले रहा है, कौन ज़्यादा पैसे ले रहा है, थोड़ी था। जासूस होते थे, है ना, वरीद मुवालिक दीवाने वरीद। तो बाजार में एक होते थे वरीद, और वरीदों के नीचे होते थे मुनहियान, ये जासूस होते थे। बाजार में एक जो बड़ा जासूस होता था वो अपने ऑफिस में बैठा रहता था, वरीद, है ना, ये सीधे इक़्तिदार को, इक़्तिदार से सुल्तान को सूचनाएं देता रहता था बाजार में क्या हाल चल रहा है। इसके नीचे जो घुमक्कड़ होते थे, घूम घूम कर बाजार में घूमते रहने वाले होते थे, उन्हें कहते थे मुनहियान। जैसे आजकल एक पद होता है ना LIU, है ना, LIU का पद होता है पुलिस विभाग में। ये पुलिस की वर्दी नहीं पहनता, लेकिन पुलिस थानों में ही इसका ऑफिस होता है। ये अपने इलाके में घूमता रहता है और जहाँ पर भी गड़बड़ी की आशंका होती है तुरंत जो थाने का SO होता है उसे इत्तला कर देता। तो उसी तरह से मुनहियान होते थे, ये चुपचाप घूमते रहते थे। मुनहियान माने बारात में नहीं, बाजार में घूमते रहने वाले जासूस जो कि जायजा लिया करते थे। ये तुरंत अपनी रिपोर्ट जो थे गड़बड़ी की वरीद को दे देते, वरीद आगे इक़्तिदार को, सुल्तान फिर बैठा तैयार बैठा, है ना, तलवार निकल के आ जाओ गई है। ओके, तो वरीद एक जगह पर रहने वाले जासूस बाजार में, मुनहियान घुमक्कड़ जासूस। लिस्ट मैंने आपको बता दी, कंट्रोल पनिशमेंट मैंने बता दिया। सुल्तान ने बड़ी मेहनत से मौजों से लेकर टोपी तक हर चीज़ के दाम तय कर दिए। एक लिस्ट शहना के और एक लिस्ट दुकानदार के यहाँ जो है टंगवा दी। इसके अलावा जो दुर्लभ वस्तुएँ हैं उनकी बिक्री पर इसने कंट्रोल किया। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जैसे अपने यहाँ, जैसे कीवी फ्रूट है, अपने यहाँ नहीं होता ना, कीवी फ्रूट अपने यहाँ नहीं होता, तो इसके दाम भी खूब होते हैं। तो उसने, अब जैसे इंग्लैंड में आप गए तो इंग्लैंड में यहाँ का आम जामुन जैसे फल वहाँ नहीं होंगे ना। जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं, ठंडे देश हैं, वहाँ पर आम जामुन जैसे फल नहीं होंगे, वहाँ रेयर हो गए, वो वहाँ पर क्या हो गए, दुर्लभ हो गए। तो जितनी भी रेयर चीज़ें होती थी या जिनकी सप्लाई कम होती थी, उनकी कीमतों पर उसने, उनकी बिक्री पर कंट्रोल किया। जैसे कि भाई
आप साल में 2 घोड़ों से ज़्यादा, 2 अरबी घोड़ों से ज़्यादा नहीं खरीद सकते, है ना। ओके, आगे चलें। फिर कहाँ थे, फिर इसने लिखा है, इसकी बात बाद में, पहले इसकी बात कर लेते हैं। एक अधिकारी होता था परवाना नवीस, बाजार में ही होता था। ये जो खरीद बिक्री है ना, क्रय विक्रय हेतु परमिट जारी किया करता था। एक अधिकारी होता था नाजिर, ये नाप तोल का अधिकारी होता था, नाजिर, है ना। नाजिर माने नाप तोल का अधिकारी। जैसे एक पोस्ट होती थी बाट माप अधिकारी, अब तो बहुत कम आ गए, इलेक्ट्रॉनिक कांटा आ गए। तो ये अधिकारी होता था ना, घूमता रहता था, ये हर दुकानदार के मीटर हैं, बाट हैं, फिट हैं, इनकी जांच करता था। देखना, जैसे 1 किलो का बाट है, वास्तव में 1 किलो का ही है, कम तो नहीं है, इस चीज़ को देखता था। तो नाजिर क्या हो गया, माप तोल अधिकारी हो गया। उनके जो तराजू मीटर वगैरह हैं उनकी जाँच किया करता था। पशु बाजार के नियम थे, जो पशुओं का जो बाजार था उसके भी अपने नियम थे। क्या नियम थे कि जो अलग अलग किस्म के पशु हैं उनके अनुसार उनकी अलग अलग कीमतें होंगी, एक चीज़। दूसरा, दलालों पर कंट्रोल था। दलालों पर कंट्रोल का मतलब क्या था, दलाल समझते हैं ना, हैं, दलाल तो समझते हैं ना, उनका खुद का माल तो होता नहीं है, एक जगह से पकड़ के लाए। आप जरा बड़े शहरों में जाओ तो, अरे बड़े शहर नैनीताल चले जाओ आप, जैसे ही नैनीताल में टैक्सी आपके एंटर करेगी ना पीछे से, आइए सर होटल, आइए सर होटल, तो आपको दूसरे होटल में ले जाएंगे, किसी होटल में ले जाएंगे। 1000 रुपये का कमरा है, आपको पड़ेगा 1500 रुपये का, 500 रुपये उसके होगा दलाल के। तो वो दलाल समझ गए ना, तो सबकी अपनी रोजी रोटी है ना। ओके, तो इसने दलालों पर नियंत्रण किया, और सुल्तान जो था वो नियमित रूप से जांच पड़ताल किया करता था। ठीक है, आगे चलें। बर्नी कहता है कि बाजारों की समस्त वस्तुओं के मूल्य में एक रूपता एक आश्चर्य की बात थी। यानी कि जो चीज़ यहाँ पर 100 रुपये की है, 100 रुपये तो बहुत हो गए, यहाँ पर जो चीज़ 2 दाम की है, तो आप दिल्ली से थोड़ा दूर कितने भी जगह चले जाओ, वहाँ पर भी आपको वो 2 दाम की ही मिलेगी। यानी कि जो दाम यहाँ पर है वही दाम दूसरी जगह पर भी होगा। हर चीज़ के जो रेट थे उसमें सिमिलरिटी थी। ठीक है, ओके। बर्नी कहता है दिल्ली और आसपास कीमतें काफ़ी गिर गई और दूर दराज के लोग भी दिल्ली में आकर के बस गए। आपदा राहत के लिए इसने उपाय किए, राशनिंग मैंने आपको बताया किया। अच्छा, ये चीज़ें जो है मैंने अब आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बनानी है, उससे पहले मैं पीऊँगा एक घूंट चाय, फिर बताऊँगा। तो सुन बहन, भैया पॉज कर दो, मैं चाय पी लूँ। तो साहब अब देखें, मैंने आपसे जैसे कि वादा किया था कि ये चीज़ मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊँगा। तो कह रहे हैं भाई, जो इसके आर्थिक सुधार थे या बाजार सुधार थे, है ना, इनका उद्देश्य क्या था? कई सारे उद्देश्य थे। एक तो कीमतों पर कंट्रोल करना है, महंगाई को रोकना है, दूसरा सुल्तान की जो इनकम है वो बढ़ जाए। तो अलग अलग किस्म के लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। जैसे कि अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो कहता है कि इसके जो बाजार सुधार थे उनका मकसद था आम जनता की भलाई। ठीक है ना, आम जनता की भलाई और कीमतों पर कंट्रोल, यानी कि महंगाई को रोकना। अमीर खुसरो ने कहा है। इसमें सुल्तान की कोई जो है कि कोई छुपी हुई मंशा नहीं थी, उसका मकसद था कीमतें कम हो जाएं जिससे कि लोगों को राहत मिले। ओके, दूसरा बर्नी क्या कहता है, जियाउद्दीन बर्नी कहता है शाही सैनिकों और सरकारी लाभ के लिए। दूसरा, विजय की महान सेना के लिए। 3,70,000 की सेना थी। देखिए इसके पास बहुत बड़ी सेना थी, 3,70,000 का आंकड़ा तो जियाउद्दीन बर्नी कहता है। तो इतनी बड़ी सेना को अब कैसे सैलरी देनी है ना। अब जाहिर सी बात है, अगर महंगाई बढ़ जाएगी, आज आप लाख रुपए सैलरी ले रहे हो, लेकिन अचानक महंगाई 4 गुना हो जाए तो वो लाख रुपए भी कम पड़ जाएंगे। आप एक कंपनी छोड़ोगे दूसरी कंपनी में जो है कि शिफ्ट हो जाओगे, अगर वहाँ आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी तो। या अगर महंगाई बढ़ गई तो आपका जीवन जो है कि दूभर हो जाएगा। भाई खर्चे तो वही हैं, लेकिन महंगाई बढ़ गई, ज़रूरतें वही है, महंगाई बढ़ गई। अब यही 10 रुपये की बोतल 40 की मिलने लगी, क्या करोगे, है ना। तो जाहिर सी बात है, जब महंगाई बढ़ रही है तो सुल्तान के खर्च भी बढ़ जाएंगे। उसने न केवल वो दूसरे खर्च करने, बल्कि अपनी आर्मी को वेतन भी देना। आर्मी को न केवल वेतन देना, आर्मी के लिए हाथी घोड़े ऊँट तलवार तीर ड्रेस सभी कुछ खरीदना। सुल्तान का तो दिवाला निकल जाएगा, है ना। तो साहब महंगाई बढ़ने से सुल्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है। वो इतनी बड़ी सेना रख रखी है जिसे कहता है बर्नी विजय की महान सेना के लिए। इसका खर्च कहाँ से चलेगा? तो इसका मतलब ये है, बर्नी ये कहता है कि सुल्तान ये चाहता था कि महंगाई इतनी कम हो जाए या कीमतें इतनी गिर जाएं कि वो कम से कम सैलरी पे ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक अपने पास रख सके। कीमतें घटेंगी तो आप कम वेतन पे काम करने के लिए तैयार हो जाओगे, है ना। आप यकीन करना कि आपके पास 70,000 सैलरी आती है, किसी दिन सोचना कि यार वो 70,000 सैलरी आपके खर्चों में किस तरह से जा रही है, बचता क्या है आपको? कुछ खास बचता नहीं है ना। कपिल शर्मा की भाषा में बाबा जी का ठुल्लू ही बचता है लास्ट में, है क्या। आप सोचते हैं इस महीने 10-12 हज़ार बचा लूँगा, लेकिन पता चला अब बहन आ गई घर, जीजू आ गए। क्या आ गए? जीजू आ गए। अब आ गए, जीजू के बच्चे भी आ गए, फिर है ना फूफी आ गई, बुआ मीन्स फूफी आ गई। अब वो आपको 500-500 रुपये दे गई सबको, है ना, सब भतीजियों को। अब मम्मी देख रही है 500 रुपये इसने दे दिए, अब रिटर्न गिफ्ट में इसको क्या देना पड़ेगा? नहीं दिया तो घर जाएगी, है ना। फूफा पूछेगा
क्या मिला है, तेरी यात्रा तो घाटे का सौदा हो गया ना, तो तुम लोग तो बड़े खुश है, बुआ आ गई 500 रुपये मिलेंगे, है ना। लेकिन अब मम्मी टेंशन में है, भाई अब पापा टेंशन में है कि भाई रिटर्न गिफ्ट क्या दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ ओके, तो खैर अब ये कहता है हिंदुओं को साधारणहीन बनाना। अच्छा, जियाउद्दीन बर्नी जो है ना हिंदू शब्द का इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पर हिंदू शब्द जो है वो धर्म का लिवादा ओढ़े हुए नहीं है, यहाँ पर हिंदू शब्द का मतलब है आम जनता। जियाउद्दीन बर्नी ने हिंदू शब्द जो कहा है वो आम जनता के लिए कहा है, ठीक है ना। जाओ आप लोग जाना चाह रहे हो जाओ। हिंदुओं को साधारणहीन बनाना ताकि वे बगावत का ख्याल भी मन में ना ला सकें। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए थे ना, मकसद क्या था, बगावत उसके खिलाफ ना हो। अब उसने देखा अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो उनके तेवर बदल जाएंगे, पैसा कम से कम हो जिससे कि वो बगावत का ख्याल भी मन में ना ला सकें। बिचौलियों के हाथ से धन छीनना, मध्यस्थ भूमिपति वर्ग का दमन करना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई दी हैं। इसके अलावा जो महंगाई है उसकी रोकथाम करना, मंगोलों के हमले हो रहे हैं, अब उनसे निपटने के लिए बड़ी सेना चाहिए तो पैसा चाहिए। साम्राज्यवादी लिप्सा मीन्स नए नए इलाके जीतने हैं तो नए नए इलाकों को जीतने के लिए भी पैसा चाहिए, तो कहाँ से आएगा, तो उसका तरीका उसने ये निकाला कि पैसा सीमित है तो क्यों ना कीमतें घटाई जाएं, ठीक है बस। इसके अलावा इधर मैंने क्या बताया, अदर में लिखा है मैंने, हाँ यहाँ पर चीज़ें रह गई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे उसने लोगों को अकाल से या आपदा से राहत के लिए पहुँचाने के लिए भी बहुत सारे उपाय किए। इसके अलावा राशनिंग मैंने आपको बता दिया। आय में वृद्धि के अन्य उपाय क्या हैं, इसने नए टैक्स लगाए, घरी और चरी। चरी जो है कि जो दुधारू पशु होते हैं, आप जाओ ठीक है, जो कल 8 बजे जो दुधारू पशु होते थे और जो भारवाहक पशु, भारवाहक माने बैल भैंसा है ना, ऊँट हाथी, जो कि दूध तो नहीं देते ना लेकिन ये वजन को ढोते हैं, तो इस तरह के पशुओं पर अलग से टैक्स लगाया गया। इसे आप कैटल टैक्स भी कह सकते हो, लेकिन उस समय की भाषा में इसको कहा गया था चरी। चरी माने चारागाह, जो पशु चरते हैं उनसे टैक्स लिया जाना, इंग्लिश में इसको कैटल टैक्स कहेंगे। और हाउस टैक्स, तो इसको घरी और चरी कहा गया। इसके अलावा खुम्स में इसने हिस्सा अपना बढ़ा दिया था, ये मैंने आपको बता दिया। अमीर खुसरो को इसने संरक्षण दिया और इनको टाइटल दिया तूतीय हिंद। और हाजी मौला की चलो बात बाद में करेंगे। इसके बाद 3,70,000 सेना थी, 50 लाख नहीं 50,000, सॉरी 50 लाख नहीं 50,000, 50,000 इसके पास दास थे, 50,000 दास थे, खास करके राजमिस्त्री, ऐसे लोग जो राजमिस्त्री का काम किया करते थे। इसके अलावा इसने अकाल राहत के लिए भी बहुत सारे उपाय किए। तो खैर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, खास करके इसके जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी या जो कल्चरल अचीवमेंट्स थे वो, और जो इसकी इम्पीरियल अचीवमेंट्स थी यानी कि साम्राज्यवाद, इसने किसको हराया किसको जीता, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हमें मोहम्मद गोरी से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज़ तुगलक तक एक साथ पढ़ाऊंगा अलग से, ठीक है। तो इस सेशन में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।